लकी और श्रीन उस सफेद कपड़े वाली लड़की के पीछे बाहर आ गए थे। लकी उसके साथ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास उसके साथ जाने के बिना और कोई चारा नहीं था। इधर श्रीन भी लकी को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास भी और कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही लकी और वो लड़की साथ में चलने लगे तो लकी को पता चला कि वो लड़की किसी का खून करने जा रही थी। उसमें उसे लकी की जरूरत थी। ये सुनते ही वो घबरा गया। अब वो उससे बस ये जानना चाहता था कि वो फ्री कब हो पाएगा। मुझे नहीं मालूम, वो आदमी मुझसे डरा हुआ है और ना जाने कहाँ छुपा हुआ है। ऐसे में हो सकता है कि हमें कुछ दिन लग जाए, ये भी हो सकता है कि हम कुछ महीने भी लग सकते हैं, लेकिन हाँ, जब तक मेरा काम खत्म नहीं होगा ना, तब तक तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जा सकते, ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। अब लकी के पास में इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहे तो क्या कहे। वो बस चुपचाप बुत सा बनकर खड़ा था। उसकी शक्ल देखकर उस लड़की को हंसी आ गई और उसने कहा देखो, इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने जो तय किया है ना, वो इतनी आसानी से और इतनी जल्दी तो बदलने वाला नहीं है, लेकिन अगर तुम अच्छा काम करते रहे तो मेरा दिल जीत लिया। हो सकता है मैं तुम्हें थोड़ा जल्दी चले जाने दूं। क्या कहते हो? लकी के पास में अब उसका दिल जीतने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो बस उसके पीछे पीछे चला गया। लकी ने एक ऑटो लिया और वहां से उस लड़की के साथ में रवाना हो गया। वो उसके साथ में शर्मा होटल पर आ गया। लड़की को उस रात में रुकने के लिए कमरे की जरूरत थी। वो लड़की डेस्क पर आई और उसने अपने लिए कमरा खुलवाया। उसके बाद अपने बगल में ही लकी के लिए भी कमरा खुलवा दिया। इसके बाद वो अपने कमरे की चाबी लेकर वहां से निकल गई। लकी अभी भी डेस्क पर खड़ा था और अपनी चाबी मिलने का इंतजार कर रहा था। उस लड़की ने जो डेस्क पर खड़ी थी, उसने लकी को देखा और उससे कुछ बात करने लगी। इतने में वहां पर जितना भी मेल स्टाफ थे, वो भी उस सफेद कपड़े वाली लड़की के बारे में आपस में बातें किए जा रहे थे। अरे भाई, एक बात सुनो ना, ये जो लड़की तुम्हारे साथ अभी आई है, इसने अपना चेहरा ढका हुआ है, इसलिए हम ठीक से ना देख नहीं पाए उसे। इसके अलावा उसने जो आईडी कार्ड इस्तेमाल किया था, उसमें भी ना तो उसका फोटो ठीक से आ रहा था और ना ही उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये वही लड़की है। लेकिन उसने पैसे ही इतने दिए थे कि हम लोग उसे चाहकर भी मना नहीं कर पाए। तो अगर तुम्हारे साथ में उसका कोई फोटो हो तो दिखा सकते हो क्या? हाँ यार, सच में लड़की सुंदर है। मैं तो उसकी आंखों में ही अटक गया हूँ यार। वैसे तुम्हारे और उसके बीच में रिश्ता क्या है? क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकते हो ताकि उसे मैं बात कर सकूं? लकी उन सब की बातों को सुनकर थोड़ा शर्मा गया और फिर उसने खांसते हुए कहा देखो, हम लोग यहाँ पर ना तुम्हारे मेहमान बनकर आए, इसलिए तुम हमारे बारे में इस तरह से जानकारी निकाल कर अपनी पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हो, समझे? ये सुनते ही सब लोगों के तो कान खड़े हो गए। लकी का पत्ता ये काम कर गया और इसलिए सब लोग ने बारी बारी से उससे माफी मांगी। इधर उस लड़की ने लकी के लिए भी एक कमरे की चाबी निकाली और बोली, लकी जी, आप दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। असल में वो मैडम हमसे जो चाबी लेकर गई है ना, वो कभी काम करती हैं तो कभी नहीं करती है। तो मुझे पहले याद नहीं था और मैंने गलती से उन्हें वो चाबी दे दी। अब मैं ये उनके पास भिजवा देती हूँ, लेकिन आप जा रहे हो तो क्या आप उन्हें ये चाबी दे देंगे? उन्हें कहना कि कल सुबह वो हमारी ये पुरानी चाबी हमें लौटा देंगी। ठीक है, लकी ने कहा और उसके बाद उस लड़की के हाथ से वो चाबी ली और सीधा अपने चौथे माले पर बने हुए कमरे में चला गया। फिर लकी सबसे पहले अपने कमरे में जाकर नहाया, थोड़ी देर के लिए आराम करने लगा। उसे याद आया कि उसने अभी तक उस लड़की को वो चाबी नहीं दी थी, इसलिए उसने तुरंत अपने कपड़े पहने और सीधा उस लड़की के कमरे में चला गया। लकी ने दरवाजा खटखटाया और उसे आवाज देने लगा, मगर वो सुन ही नहीं रही थी। वो कमरे का दरवाजा बजा रहा था, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। लकी ये देखकर सुनकर हैरान परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी। हो सकता था कि उसके साथ में कोई समस्या हो गई हो। लकी ने इस बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं और सीधा उस चाबी का इस्तेमाल करते हुए दरवाजा खोल दिया। फिर जैसे ही दरवाजा खोलता ही वो अंदर घुसा और सामने जो मंजर देखा, वो देखने के बाद तो वो दंग रह गया। उसने देखा कि वो लड़की अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसके ऊपर कोई कपड़े नहीं थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज की प्रैक्टिस कर रही थी। वो जिस तरह से वो बैठी थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पलंग पर कमल का फूल खिला हुआ है। उसके काले बाल अभी भी गीले थे और उसमें से पानी की बूंदें गिर रही थी। उसके शरीर में से बहुत भीनी सी खुशबू भी उठ रही थी। उसने अपने बालों को अपने कंधे पर से नीचे उतारा, लेकिन कभी सपने में नहीं सोचा था कि उसे अंदर आते ही कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। वो अंदर तक हिल गया। लकी ने देखा कि पलंग के इर्द गिर्द बैंगनी रंग की जाली लगी हुई थी। उसे देखकर उसने एक ब्लेड निकाली और सीधा उस पर दे मारी। अचानक से एक तेज सी रोशनी चमकी और उस नेट की जो रस्सी बंधी थी वो टूट गई और पूरी जाली नीचे पलंग पर आकर बिछ गई। लकी ने इतने में देखा और उसे कहा, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये सुनते ही लड़की ने अपनी आंखें खोल दी और वो लकी की तरफ देखने लगी। फिर वो लड़की अपनी जगह से उठी और एक ही छलांग में लकी तक जा पहुंची। उसने उसे गर्दन से पकड़ लिया और फिर नीचे गिरा दिया। उसने फिर उसे लकी की गर्दन को पकड़ा और बोली, तुम्हारे और उस बूढ़ी औरत के बीच में क्या रिश्ता है? उसकी आंखें लाल हो गई थी। कौन बूढ़ी औरत? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, लकी ने कहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके गले में फंदा डाल दिया हो। मैं परिणीता की बात कर रही हूँ। उसने उसकी गर्दन छोड़ी और फिर उसके कपड़े पकड़ते हुए बोली। फिर उसने लकी को हवा में उठाया और सीधा नीचे गिरा दिया। लकी सीधा बिस्तर पर गिरा। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और उसका सफेद रंग का रौब सीधा उड़ता हुआ उसके पास आया।
उसने उसे ओढ़ लिया। लकी ये सब देखकर बुरी तरीके से कांप रहा था। उसे इस तरह हाल में देखकर उस लड़की ने कहा, अभी तुमने एक ब्लेड चलाई और फिर उस नेट को नीचे गिरा दिया। तुम्हें ये सब किसने सिखाया है? लकी पलंग पर गिरने की वजह से चोटिल हो गया था। उसे दिल ही दिल इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, ये सब मुझे मेरी सासू माँ ने सिखाया है। जब मैं दिल्ली रहा करता था तब उनसे मैंने ये सब सीखा। सासू माँ? कौन सासू माँ और कैसी दिखती है वो? उस लड़की ने लकी से पूछा। लकी को इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि क्या वो और उसकी सासू माँ दोनों ही एक दूसरे को जानते थे। लकी ने कुछ देर में सोचा और फिर बोला, वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही है। वो भी इस तरह के कपड़े पहनती है, लेकिन उसके कपड़े का रंग ना लाल होता है और वो 2 चोटी भी बनाती है। वो खुद भी देखने में सुंदर लगती है। ये सुनते ही वो लड़की एक बार के लिए चौंक गई। वो चौंकते हुए लकी की तरफ देख रही थी और फिर उसने खुशी के मारे कहा, जब तुमने उससे मुलाकात की तब वो 80 साल की थी और फिर अचानक से एक दिन में वो 17 की हो गई थी ना? तुम्हें कैसे पता? वो लड़की ये सुनते ही फिर से खुशी में नाचने लगी और बड़बड़ाते हुए बोली, ये तो वही है, मुझे उसके पास ले चलो। कहाँ है वो? लकी ये बात सुनकर कंफ्यूज हो गया। उसने उसकी तरफ देखा और पूछा, आप जिस इंसान को मारना चाहती है वो मेरी सासू माई है? हाँ, वही चुड़ैल जिसका मैं खून पीना चाहती हूँ, और तुम मुझे उसके पास अपने साथ में लेकर चलोगे। अगर तुमने मुझे उससे मिलवा दिया तो मैं उसके बाद तुम्हें ढेर सारा इनाम देने वाली हूँ। अब मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है? फिर उस लड़की ने लकी की तरफ देखा। लकी सुनते ही झटका खा गया। उसे अचानक से वो दिन याद आ गया जब उसकी सासू माँ को भी उसने इसी तरह की चीज करते हुए देख लिया था। तब उसने उसे बताया था कि उसकी एक दुश्मन थी जिसका नाम जीजी विशा था। वो उससे काफी डरी हुई थी और वो भी उसे खत्म करना चाहती थी। वैसे ये भी उसे खत्म करना चाहती थी। कहीं ये वही जीजी विशा तो नहीं थी? वैसे क्या आपका ही नाम जीजी विशा है? अच्छा, तो मतलब तुम्हें परिणीता यानी तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें मेरे बारे में पहले ही बता दिया है। वैसे उसकी हालत इस वक्त कैसी है? मुझे उसके बारे में और भी चीजें बताओ, उस लड़की ने कहा। लकी ने अपना सिरनाम में हिलाया और बोली, हाँ भले ही मैं जानता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ पर है, पर फिर भी मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ पर है। क्या तुम्हें क्या मरना है क्या? उस लड़की ने कहा। उसकी आंखें हमारे गुस्से की वजह से ठंडी हो गई और वो लकी को मारने के लिए अपना हाथ उठा चुकी थी। उसने अपने रोब की आस्तीन को ऊपर किया और वो लकी की तरफ बढ़ने लगी। फिर वो रुकी और उसने लकी से कहा, देखो मेरे इस लबादे में ना बहुत सारे बारीक तार छिपे हुए हैं। अगर मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन्हें खोल दिया ना तो ये चाकू से भी नुकीले हो जाएंगे और सीधा तुम्हारी दोनों हाथों को काट देंगे। क्या अब भी तुम्हें डर नहीं लग रहा? लकी इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था। भले ही मौत का साया उसके ऊपर मंडरा रहा था, लेकिन फिर भी वो सोच रहा था कि अगर वो उससे बात कर लेता तो शायद उसे इन दोनों के बीच में जो हो रहा था वो समझ आ सकता था। वैसे आप दोनों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा है? क्या आप चाहो तो मुझे बता सकते हो? आप इतनी सी बात के लिए लोगों को मारना क्यों चाहती हूँ? जरूरत क्या है? मुझे उससे नफरत है, मुझे उससे बहुत ज्यादा नफरत है। अब इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ, लेकिन मैं उसके शरीर का हर एक हिस्सा अपने हाथों से काट देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से चीर दूं, फिर तिनका तिनका उसे मारूं। अब भी तुम्हें मेरे और उसके बारे में बात करनी है? बोलो। जीजी विशा ने अपना लवादा पीछे की ओर खींचा तो लकी को ऐसा लगने लगा जैसे उसका खुद का शरीर भी पीछे की तरफ खींचने लगा था। लकी बस रोने ही वाला था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चमड़ी में से कहीं से कोई ब्लेड धंसे जा रही थी। उसके हाथ में वो चुभन उसे बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। उस लड़की ने फिर से लकी को देखा और मुस्कुराई। तुम्हें ये महसूस हो रहा है ना? अब आगे से ऐसी बात करने की हिम्मत भी नहीं करना। ये ताकत है मेरी। अगर तुम्हारा हाथ टूट जाए इसकी जिम्मेदार मैं नहीं। अब चुपचाप बताओ कि वो कहाँ पर है। लकी जैसे ही जीजी विशा के कमरे में घुसा तो उसका हाल देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। उसने नेट को ब्लेड से गिरा दिया था और इस वजह से जीजी विशा को पता चल गया कि लकी और परिणीता के बीच कोई ना कोई तो रिश्ता जरूर था। वो परिणीता की खून की प्यासी थी और लकी से उसका पता पूछ रही थी, लेकिन लकी उसे बताने का नाम नहीं ले रहा था। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें सबसे पहले तुम्हारा हाथ काटूंगी, उसने कहा। जीजी विशा के चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। फिर उसने अपना हाथ उठाया और लकी भी हवा में उठ गया और फिर सीधा धराम से नीचे गिरा। जिस तरह की आवाज आई उससे तो लग रहा था जैसे उसका हाथ ही टूट गया, लेकिन जब उसने उठकर देखा तो पाया उसका हाथ नहीं टूटा था। वो बिल्कुल ठीक था और अभी भी उसके कंधे से जुड़ा हुआ था। बस उसके हाथ पर थोड़े से खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। शायद वो उसकी ड्रेस पर लगे धागों की वजह से ऐसा हो रहा था। लेकिन अगर जीजी विशा अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करती तो शायद लकी का हाथ अलग हो सकता था। आपने मेरा हाथ काटा नहीं? लकी ने घबराते हुए पूछा, लेकिन वो उसी वक्त सही नजर आ रहा था। जीजी विशा ने लकी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, वैसे तुम भी बहुत कमाल हो, हिम्मत तो तुम्हें बहुत है, इसलिए आज के दिन मैं तुम्हें छोड़ दे रही हूँ। इसके बाद जीजी विशा लकी के ऊपर देखे जा रही थी। वो इतने में उसकी नजर उसकी जेब पर पड़ी। उसने अभी भी अपनी जेब में वो लाल रंग का धागा रखा था। ये क्या है? जीजी विशा ने पूछा। जैसे ही लकी ने उसकी नजर की ओर देखा तो एक बार के लिए वो खुद भी दंग रह गया। उसने देखा कि ये तो वही धागा था जो उस दिन उसकी सासू माँ ने उसे दिया था। उसके बाद में उसने उसे उतारा ही नहीं था और वो बस उसे अपनी जेब में लिए जा रहा था। जैसे ही लकी ने उस धागे को अपने हाथ से अंदर करने की कोशिश की तो वो वापस आकर बाहर गिर गई। लकी ने फिर से उसे उठाया और अपनी जेब में डालने लगा। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए नीचे झुका कि इतने में एक हाथ आया और उसके हाथ से वो लाल धागा गायब हो गया।
जीजी विशा ने वो धागा अपने हाथ में ले लिया। फिर वो उसे टटोलते हुए देखने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो सासू माँ ने दामाद जी को बहुत प्यार से अपनी दुआएं दी हैं। फिर जीजी विशा उस धागे को अपनी उंगलियों में घुमाने लगी। जैसे उसने धागे को घुमाया तो उधर से भी धागा हल्का सा घूमने लगा। जीजी विशा की उंगली में सच में अचानक से हरकत हुई। परिणीता को उधर से धागे की हलचल महसूस हो गई। जीजी विशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो इसका मतलब है कि तुम और परिणीता एक दूसरे से जुड़े हुए हो। तुम इधर से सिग्नल देते हो और उधर से वो भी सिग्नल देती है। नहीं, मेरा काम सिर्फ उन्हें मुर्गे देने का होता है। जब से मैं दिल्ली से जयपुर आया हूँ तब से मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। ये सुनते ही जीजी विशा को हंसी आ गई और उसने कहा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। जिस तरह की संकीर्ण मानसिकता की वो औरत है, तुम्हारे लिए तो वो उस वक्त छोड़ना जब वो ठीक हो गई थी बहुत बुरा रहा होगा। हो सकता है कि इस बात की वजह से वो तुमसे नाराज भी हो गई हो। ये भी हो सकता है कि इस बात का बदला लेने के लिए वो तुम्हें ढूंढने के लिए दिल्ली से जयपुर आ जाए। ये भी ठीक ही है। इस हिसाब से मुझे तो उसे ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, उल्टा वो खुद ही यहाँ पर आ जाएगी। थैंक यू सो मच। लकी इस वक्त जीजी विशा को नफरत भरी नजरों से देख रहा था और उसने कहा, वैसे आपको इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी इतना खुश होना ना ठीक बात नहीं है। मैंने भी सासू माँ को लड़ते हुए देखा है और आपके सामने वो खुद भी किसी से कम नहीं है। इसलिए मेरी सलाह तो आपको यही रहेगी कि जितना दूर हो सके ना उतना दूर हो जाओ उनसे, वरना हो सकता है आपको ही वो मुर्गा बना दे। जीजी विशा ने भी लकी की बात सुनी और बड़ी ध्यान से हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोली, वो मुझसे कम से कम 40 साल बड़ी है और मैं ये भी जानती हूँ कि उनकी लड़ने की ताकत मुझसे ज्यादा अच्छी होगी अनुभव जो है। लेकिन फिर भी मैं उन्हें मारना चाहती हूँ और इस काम में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं? लकी ने पूछा। वो ऐसे काम में कभी उसकी मदद नहीं करना चाहता था। जीजी विशा उसके पास आई और बोली, जी मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तुम्हें करना क्या है और कैसे करना है, ताकि जब मैं उनसे लड़ने के लिए जाऊं तो मैं अकेले न रहूं। तुम उसके भरोसे की आदमी हो और मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊंगी। इससे होगा ये कि तुम उसके पास जाओगे और जैसे ही तुम्हें मौका मिलेगा तुम मेरे लिए उसके ऊपर हमला करोगे ना? लकी ने ना में अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं, ना तो मैं उनसे कोई दुश्मनी करूंगा, ना ही उनके मन में मेरे लिए कोई उल्टी बात है। उल्टा वो मुझे बहुत प्यार से रखती हैं, इसलिए मैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ये सुनते ही जैसे जीजी विशा की आंखों में तो अंगारे उतर आए। वो अचानक से उसे गुस्से में देखने लगी और उसे खांसी आ गई। उसने अपनी हथेली अपने मुंह के आगे रखी और उसने खांसने के बाद उसने अपना हाथ हटाया तो उसके हाथों में बलगम के साथ खून दिया गया। अरे ये खून कैसा? आप ठीक तो हैं? लकी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए पूछा। जीजी विशा तो इतनी फिट नजर आ रही थी, फिर से खांसी में इतना खून कैसे आ गया? जीजी विशा ने अपने हाथ पर लगा खून साफ किया और फिर अपना मुंह साफ करने लगी। उसकी सांस हल्की सी कमजोर हो गई थी और उसी कमजोर सांस के साथ उसने कहा, मैं अभी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हुए बहुत सी क्रिटिकल पोज पर आ गई थी। तुमने जिस टेक्निक से मेरे ऊपर ब्लेड फेंकी ना, वो परिणीता की टेक्निक थी। मुझे लगा कि अचानक से परिणीता ही मेरे कमरे में आ गई और उसने जबरन मेरी प्रैक्टिस को बंद करवा दिया। शायद इस वजह से मेरा खून का बहाव उल्टा हो गया और मेरे अंदर घाव हो गया था। ओह, मुझे माफ कर देना। नहीं, तुमने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया और इसलिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत भी नहीं है। मैं इस बात का दोष तुम्हें नहीं दे सकती। मैं परिणीता से मार्शल आर्ट्स में बहुत कमजोर हूँ, इसलिए मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं वो मुझे मार न डाले। देखिए, आप ऐसा मत कीजिए, आप प्लीज उन्हें मत मारिए। लकी ने कहा, नहीं, इस बात से तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं उससे बदला लूंगी तो लूंगी, इस चीज से मुझे कोई रोक नहीं सकता। जीजी विशा ने जोश में कहा। उसकी आवाज सुनकर ही लकी इतना घबरा गया कि उसने बिना कुछ सोचे ही वो उसके सामने देखने लगा। वैसे भी जीजी विशा उसके सामने इतनी ताकतवर नजर आ रही थी कि लकी उसे मना नहीं कर सकता था। अब तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ, क्या तुम सीखना चाहोगे? वैसे तुम्हारे चाहने या ना चाहने से तो कुछ होने वाला है नहीं। कौन तुम्हें इतना सब सिखाएगा जितना मैं तुम्हें सिखाने की सोच रही। जब हम दोनों एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं पाएगी। जब मैं हारने लगूं तो तुम मुझे बचाने के लिए बीच में आ जाना। क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? प्रॉमिस करो। मैं वो लकी हड़बड़ा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का क्या जवाब देना चाहिए उसे। तुम शायद ये बात भूल रहे हो कि अभी तुमने मुझे बिना कपड़ों के देखा और तुम बिना मेरे पूछे कमरे में घुस आए। ऐसे में सोच लो कि जब मैं ये बात सब लोगों के सामने रखूंगी तो तुम्हारा क्या होने वाला है। अगर तुमने हाँ कर दी और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रह गई, तब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या मिलने वाला है। उस लड़की ने कहा और लकी को शरारत भरी नजरों से देखने लगी। ठीक है, लकी ने अनमने मन से हाँ कर दी। वो जानता था कि अभी भले ही वो मार्शल आर्ट सीख रहा था, लेकिन इसके अलावा उसकी सासू माँ बहुत कुछ सिखा चुकी थी उसे। जब वो उसकी सासू माँ दोनों लड़ाई कर रहे होते और एक दूसरे की जान लेने के लिए आतुर हो जाते, तब लकी बीच में आकर उनसे सुलझा देता था। वो इन दोनों को एक दूसरे की जान तो नहीं लेने देना चाहता था। जीजी विशा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो तो अब जब तुमने हाँ कर दी तो फिर हम लोग आज से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। क्या करना है, कैसे करना है, ये सब मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ। बिल्कुल ध्यान से सीखना।
फिर कल से हम लोग मेंटल फॉर्मूला पे काम करेंगे। इसके बाद जीजी विशा ने लकी को कमरे के बीच में सब चीजें कर कर दिखानी शुरू की। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और पैर बिल्कुल साफ थे। जब वो मार्शल आर्ट्स भी कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई डांस कर रहा हो। इसके अलावा वो अभी नहा कर ही निकली थी और उसके बदन से वो खुशबू अभी तक गई नहीं थी। लकी उसे देख रहा था और बस देखता जा रहा था। वो चाह कर भी उसके बदन पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में जीजी विशा का वो डांस खत्म हो गया। उसने आज बहुत दिनों बाद इस तरह से प्रैक्टिस की थी। एक जमाना था जब जीजी विशा अपने साथ वालों के साथ में पहाड़ों पर इस तरह प्रैक्टिस किया करती थी, लेकिन बहुत समय से वो अपने साथ के लोगों से अलग हो गई और इस वजह से उसे वो सारे पल याद आने लगे। उसने लकी की तरफ अपनी पीठ की हुई थी और इधर उसके मन में बहुत अजीब से ख्याल आ रहे थे। उसकी पलकों की कोरें गीली हो गई। फिर उसने अपनी आंखें साफ की और लकी की तरफ देखते हुए बोली, मैंने अभी तुम्हारे सामने जो दिखाया है वो बेसिक स्किल है। अब देखो तुम भी मुझे ये सब करके दिखाओ, लेकिन हाँ, मुझे सारे तो याद नहीं रह पाए। मैं उनमें से कुछ याद रख पाया हूँ और ऐसे में मैं उसे प्रैक्टिस कैसे कर सकता हूँ? लकी ने शर्माते हुए कहा। उसका सारा ध्यान तो जीजी विशा के ऊपर था। ऐसे में वो उसके मूव्स को कैसे देख पाता? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से सिखा दूंगी, जीजी विशा ने कहा। ठीक है। लकी के पास में मूव्स को प्रैक्टिस करने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं था। उसने वो सारे मूव्स करने शुरू किए जो थोड़े बहुत उसे याद रहे। उसकी शुरुआत के 10 मूव्स बिल्कुल सही थे, लेकिन जब वो आखिर तक आया तो वो आगे का सब कुछ भूल गया। वो बस शर्माते हुए जीजी विशा की तरफ देखने लगा। जैसे ही जीजी विशा ने उसे इस तरह से खड़ा देखा तो उसने गहरी सी सांस ली और फिर लकी के पास जाकर उसे एक एक चीज सिखाने लगी। वो लकी का हाथ पकड़ते हुए उसे सिखा रही थी। लकी भी उसके नाजुक हाथों को पकड़े हुआ था और उसकी मीठी सी आवाज उसके कानों में सुनाई दे रही थी। कभी कभी उसके मुलायम से बाल लकी के गालों को छू जाते और उसके बदन की खुशबू से लकी मोहित हो जाता। वो ठीक इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा था। इधर जीजी विशा पिछले 1 घंटे से उसे लेक्चर दे रही थी। लकी ने उसकी आधी बात सुनी, आधी नहीं, और फिर वापस से अपने कमरे में जाने के लिए निकल गया। नहीं, आज तुम यही मेरे कमरे में सोने वाले हो, हमें आगे और भी बातें करनी है, जीजी विशा ने कहा। अच्छा। ये सुनते लकी का मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर में लकी उसके कमरे में ही रुक गया। जीजी विशा ने लकी से कहा और कि वो सोफे पर सोने की कोई जरूरत नहीं थी, वो उसके साथ में उसी के बिस्तर पर सो सकता था। लेकिन लकी ने कहा कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिर में लकी सोफे पर जाकर सोया। उसने अपने लिए एक रजाई मंगा ली। लकी की फरारी में से पूजा और हिमांशी बाहर निकल आए थे। वो यहाँ पर सिर्फ खेल खेलने के लिए आए थे, लेकिन पूजा को ऐसा लग रहा था जैसे हिमांशी लकी से मिलने के लिए आई थी। वो लोग गाड़ी पार्क करके अंदर आ गए। इधर केशव काफी देर से शिरीन को मनाने की कोशिश में लगा था। वो उसे अपने साथ हॉर्स राइडिंग के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन वो उसके साथ में नहीं जाना चाहती थी। ऐसे में नैना ने जब शिरीन को समझाने की कोशिश की तो भी वो नहीं मानी। केशव उससे ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहता था, ना ही उसे ज्यादा गुस्सा दिलाना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि वो उसे छोड़ देगा। और फिर सब लोग उस सफेद फरारी के पास आ गए। हर किसी ने उसे अपनी आवाज से खोलने की कोशिश की, लेकिन वो थी कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। केशव शिरीन के पास आया और उसने कहा, मुझे लगता है ना शिरीन की इसे खोल कर देख सकती है। शिरीन, तुम इसे एक बार अपनी आवाज से खोलने की कोशिश करो। शिरीन को भी लग रहा था कि जब बाकी लोग उस फरारी के साथ में इतने मजे कर रहे थे तब उसे भी उसके साथ खेलना चाहिए था, इसलिए वो उसके पास गई और बोली, फरारी चालू हो जाओ। जब वो चालू नहीं हुई तो उसने हाथ हिलाकर भी उसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो तो चालू होने का नाम नहीं ले रही थी। पर शिरीन को इस खेल में तो बड़ा मजा आ रहा था। मुझे लगता है ना कि ये फरारी बहरी हो गई है, देखिए ना, इतनी मीठी सी आवाज भी सुन नहीं पा रही है। केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी फिर से एक बार कोशिश करती हूँ, फरारी चालू हो जा। फिर से नैना ने कोशिश करते हुए कहा, चालू हो जा फरारी। हाँ फरारी, तुझे तेरी माँ की कसम चालू हो जा, चालू हो जा। हर कोई चिल्लाया जा रहा था सिवाय लकी के। वो शांत से सब लोगों को इस तरह से फरारी के सामने चिल्लाते हुए देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा था। भाई तुम भी एक बार कोशिश करके देख ही लो, क्या पता चालू हो जाए। केशव ने लकी की तरफ देखते हुए कहा और उसके मजे लिए, लेकिन लकी ने उसकी बात नहीं सुनी। वो सिर्फ इधर उधर देख रहा था। लकी एक बार कोशिश करके तो देखो, देखो ना कितना मजा आ रहा है, सब खेल रहे हैं, तुम भी आ जाओ। शिरीन ने लकी के पास आते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम लोग खेलो, मुझे देखने में अच्छा लग रहा है। लकी ने कहा और फिर नाम ही अपना सिर हिला दिया। अगर वो अपनी जुबान से बोल देता ना, वो गाड़ी चालू हो जाती और बाकी लोगों को खड़े खड़े हार्ट अटैक आ जाता। और उसे लग रहा था कि इस वक्त गाड़ी लेकर हिमांशी आई हुई थी, तो ऐसे में वो उसे चालू कैसे कर सकता था। और फिर उसका ध्यान हिमांशी की तरफ ज्यादा था। वो इस कश्मकश में उलझा था कि उसे हिमांशी से मिलना चाहिए या नहीं। अगर वो उससे मिलता भी तो किस मुंह से मिलता, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। इधर जब लकी बाकी लोगों को ऐसा करते देख रहे थे तो वहां से वो भागने की फिराक में था, मगर तभी नैना और बाकी लोग ने उसे देखा और कहा, अरे यार ये क्या बात हुई? हाँ देखो ना, ये सब लोग खेल रहे हैं और तुमको सिर्फ इतना ही कहने में दिक्कत हो रही है। भाई इतना कह दोगे तो थोड़ी ना कुछ चला जाएगा यार। हाँ यार, इस आदमी ने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया, मेरा मूड भी खेलने का मन नहीं कर रहा है, केशव ने कहा। वो अब की बार फिर से लकी से नाराज हो गया, लेकिन वो ऐसा दिखा नहीं सकता था। वो किसी भी हाल में शिरीन को ऐसा महसूस नहीं होने देना चाहता था। वो लकी से नफरत करता था, ये शिरीन को मालूम नहीं हो सकता था। इसलिए केशव लकी के पास आया और धीरे से उसके कान में बोला, अबे गधे फटीचर, तेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा क्या? या बेकार में तुझे ना लोगों को नाराज करने में मजा आता है? सिर्फ एक लाइन बोलने में क्या तुझे मौत आएगी? क्या बेकार आदमी है यार तू?
तुझे लगता है क्या है कि तेरे बोलने से फरारी चालू हो जाएगी? जब वो चालू होने ही वाली नहीं है तो फिर तुझे बोलने में मौत क्यों आ रही है? ये सुनते ही शिरीन को गुस्सा आ गया और वो इस बात के लिए केशव को बहुत बुरी तरीके से सुनाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन लकी ने उसे शांत कराने के लिए उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसे केशव की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। केशव, अगर मेरी आवाज से सच में ही फरारी चालू हो गई तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? लकी ने बिल्कुल शांत से केशव की तरफ देखा और पूछा। ये सुनते ही केशव को तो जोर से हंसी आ गई और वो पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगा। बाकी सब लोग भी लकी की तरफ देखते हुए ऐसे ही हंस रहे थे। केशव ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को 2 पल के लिए रोका और फिर कहा, अरे भाई ऐसा क्यों मजाक कर रहे हो यार? हमारी हंसी नहीं रुक रही है। सुन रहे हो ना सब लोग? भाई की चप्पल भी हवाई है और बातें भी। इन्हें लग रहा है कि फरारी इनकी आवाज से शुरू हो जाएगी, चालू हो जाएगी। मैंने ऐसा पीस ना अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा यार। क्या गजब आदमी है। लकी को भी उसकी बात सुनकर थोड़ी सी हंसी आ गई और फिर उसने केशव की तरफ देखते हुए कहा, देखो ये मेरे सवाल का ना जवाब नहीं है। मैंने पूछा कि अगर इस फरारी को मैंने अपनी आवाज से चालू कर दिया तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? इधर केशव जो कि हंस हंस कर थक चुका था, उसने एक जोरदार आवाज में कहा, देख सुन, अगर तूने अपनी आवाज में से चालू कर दिया ना तो मैं जिंदगी भर ना तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूंगा। तुम जहां भी मिलोगे मैं वहां तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूंगा, गर्दन भी झुकाऊंगा। इसके अलावा मैं यहाँ भी अपने घर तक ना उल्टा जाऊंगा। लेकिन अगर तुमसे ये गाड़ी चालू नहीं हुई ना बेटा, तो मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें बस चौराहे के सामने ना खड़े होकर 100 बार उठक बैठक लगानी होगी। इसके अलावा अपने सिर के बल खड़े होकर राष्ट्रगान गाना होगा और अपने आप के बारे में सबके सामने ये कहना होगा कि तुम गधे हो, तुम गधे हो। और आखिर में हमेशा हमेशा के लिए शिरीन से दूर हो जाना होगा। बोलो है मंजूर? केशव की आंखों में उसके गुस्से की कड़वाहट साफ नजर आ रही थी। ठीक है, मंजूर है, लकी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा। बाकी सब लोग उसे देख रहे थे और उन्होंने फिर से हंसना शुरू कर दिया। उन्हें लग रहा था कि आज तो लकी केशव से मार खाकर ही रहेगा। लकी जैसा फटीचर आदमी अपनी आवाज से इस फरारी को कैसे चालू कर सकता था? यार ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, ये बहुत बुरी तरीके से मरने वाला है भाई। लकी इस गाड़ी की मालकिन वो लड़की है और वो अभी अभी यहाँ पर आई है और फिर अंदर चली गई है। अगर तुम्हें इसे चालू करना है ना तो फिर तुम्हें उसी लड़की की आवाज में इसे कहना होगा, फरारी चालू हो जा। शिरीन का दिल तो लकी के लिए काफी चिंतित हो उठा था। वो लकी के पास गई और धीरे से उसकी कमर में हाथ डालते हुए बोली, लकी मेरी बात सुनो, उससे शर्त लगाकर बेकार में उलझने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि हमें निकलना चाहिए यहाँ से। नहीं शिरीन, तुम मेरे साथ खड़ी रहो और बस देखो, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस देखती जाओ। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर फरारी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने बड़े प्यार से उसे छुआ और फिर केशव की तरफ देखने लगा। उसके बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, केशव अभी जो कहा है ना उसे भूलना मत। फिर लकी ने फरारी की तरफ देखा और बोला, फरारी स्टार्ट। जैसे ही लकी ने इतना पर कहा कि इतने में फरारी की लाइट चालू हो गई। देखने वालों की दिल की धड़कनें तो थम गई और वो लोग बस फरारी को शक भरी नजरों से देखने लगे। क्या सच में लकी की आवाज से चालू हो जाने वाली थी वो फरारी? उनके दिल से ये शक धुल ही रहा था कि इतने में फरारी चालू हो चुकी थी और एक जोरदार बूम की आवाज आई। सब लोगों के कान के पर्दे फटने लगे। जो लोग फरारी के पास में खड़े थे वो तो उसकी आवाज सुनकर एक बार के लिए नीचे ही गिर गए। उस फरारी की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेर कुर्रा रहा हो और उसकी लाइट बहुत तेज चमक रही थी। बाकी सब लोगों के मुंह से लकी के लिए तारीफें निकलनी शुरू हो गई और सब लोग लकी को बहुत ही चमकती हुई नजरों से देख रहे थे। फरारी तो चालू हो गई भाई, बाप रे ये तो सच में चालू हो गई। क्या बात है यार, क्या किस्मत है ना भाई की। लकी ने केशव को देखा और केशव नैना और बाकी खड़े लोगों की तरफ देखने लगा। उनके चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें अभी तक इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये गाड़ी चालू हो गई थी। लकी भी हल्का सा कांप रहा था। बहुत दिनों बाद उसने अपनी गाड़ी चालू की थी। इधर केशव 2 कदम पीछे हट गया। लकी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, केशव मैंने गाड़ी चालू कर दिया, अब तुम भी अपना प्रॉमिस पूरा करो, चलो। क्या? एक पल के लिए तो केशव झटका खा गया। फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और इधर उधर देखने लगा। अचानक से उसे हंसी आने लगी और उसने लकी की तरफ देखते हुए कहा, साले फटीचर, तुझे क्या लगता है ये गाड़ी तूने चालू की? अब जरा से टेक्निकल लूपहोल्स की वजह से ये गाड़ी चालू हो गई है बस। ऐसे में मैं अपनी शर्त क्यों पूरी करूं? जैसे ही केशव ने इतना कहा तो शिरीन उसके पास में आई और बोली, केशव तुम कितने बेशर्म आदमी हो, तुम तो आदमी हो ही नहीं। लकी चलो यहाँ से, मुझे इस आदमी का चेहरा भी नहीं देखना, चलो। शिरीन ने लकी का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगी, लेकिन लकी वहां से हिलने को राजी नहीं था। उसने शिरीन की तरफ देखा और कहा, नहीं नहीं, अभी इतनी भी देर नहीं हुई है कि इस मसले को सुलझाया ना जा सके। केशव क्या तुम अपना किया हुआ वादा पूरा करने के लिए तैयार हो? लकी ने फिर से केशव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। केशव उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, नहीं, मैंने जो कहा मैं वो नहीं कर सकता। अब बता तू मेरा क्या कर लेगा? साले फटीचा, तू मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो फिर आगे जो होगा ना उसके लिए मुझे कोई दोष मत देना, ठीक है? लकी ने कहा। फिर फरारी की तरफ घूमकर बोला, दरवाजे खोलो। अचानक से एक हिस जैसी आवाज हुई। दोनों तरफ के दरवाजे खुल गए। वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे जा रहे थे। बाकी सब लोग जो खड़े होकर उसे देख रहे थे वो तो चौंक गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया और वो कभी दरवाजे को तो कभी लकी को देखने लगे। लकी ने उस गाड़ी को चालू कर दिया। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी थी, बल्कि वो इसलिए हुआ क्योंकि लकी सच में उस गाड़ी का मालिक था। लकी ने शिरीन का हाथ अपने हाथ में लिया और फिर वो गाड़ी के अंदर चला गया। दोनों अंदर बैठ चुके थे। लकी ने स्टीयरिंग पकड़ी और धीरे धीरे गाड़ी केशव के पास ले जाने लगा।
अरे अरे ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एक मिनट रुको, अरे अरे ये। केशव ने देखा कि लकी उस गाड़ी को लेकर धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। वो इतना डर गया कि उसकी शक्ल की 12 बज गए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर में से उसकी सारी जान निकाल दी। इधर नैना और बाकी लोगों को भी लकी से डर लगने लगा था और इसलिए उन्होंने गाड़ी से दूर भागना शुरू कर दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो फरारी उन्हें ठोक देने वाली थी। इधर जैसे ही केशव ने देखा कि वो गाड़ी सच में उसे ठोकने वाली थी तो उसने अपने आंखें बंद कर ली। उसका ऊपर का शरीर तो कड़क हो गया था लेकिन नीचे का शरीर धीरे धीरे कांपने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल ये फरारी उसे हवा में उड़ा देगी। बाकी सब लोग भी उसे देखकर जोर से चिल्ला रहे थे और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन एक सेकंड के बाद केशव को एहसास हुआ कि गाड़ी ने उसे ठोका नहीं था। उसने डरते हुए अपनी आंखें खोली और पाया कि फरारी अभी भी उससे 4 इंच की दूरी पर थी। लकी ने बस गाड़ी को 180 डिग्री घुमा दिया। उसे इस बात की आवाज इसलिए नहीं आई क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। लकी को जीजी विशा ने पकड़ लिया था और अब उसके पास में उससे बचने का कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने लकी को इस बात के लिए राजी कर ही लिया कि उसे परिणीता को मारने में उसकी मदद करनी पड़ेगी। लकी ने भी आखिर में हाँ कर दी। जब उनकी पहले दिन की प्रैक्टिस खत्म हुई तो उसके बाद जीजी विशा ने लकी को अपने साथ में सोने के लिए कह दिया। वो तो यही चाहती थी कि लकी उसके साथ उसके बिस्तर में सोए, लेकिन लकी ने मना कर दिया। वो आकर सोफे पर सो गया। ठीक इसी वक्त जब ये सब हो रहा था तब उधर अभिराज को भी उसके साथ वाले लोग हॉस्पिटल ले आए। उसे इमरजेंसी रूम से निकालकर आईसीयू में भर्ती किया गया। विराज भी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। क्या हो रहा है यहाँ पर, विराज ने पूछा। जब उसे ये सब खबर मिली कि अभिराज के साथ में इस तरह की घटना हो गई तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। अभिराज जैसे आदमी किसी लड़की से इतनी बुरी तरीके से मार खा सकता था, ये उसे बिल्कुल अलग बात लग रही थी। उसके दिमाग में ये बात घुसी नहीं रही थी। फिर जब उसे पता चला कि उसकी उंगलियां और पैर काट दिए गए थे तब तो उसका और भी माथा खराब हो गया। फिर आज मुझे माफ कर देना, आपने जो मुझे काम सौंपा था वो मैं पूरा नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना। अभिराज ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। वो सब तो ठीक है लेकिन ये सब हुआ कैसे, विराज ने घबराते हुए पूछा। लेकिन अभिराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे और क्या बताए। वो बोलना तो चाह रहा था लेकिन उस सफेद कपड़े वाली लड़की की धमकी उसे याद आ रही थी। उसने उसकी जुबान बंद करवा दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो विराज को समझाए तो क्या समझाए और कैसे। इसलिए थोड़ी देर बाद अभिराज ने सारा इल्जाम लकी के सिर पर लगा दिया और कहा, अरे बना ये सब उस फटीचर लकी की वजह से हुआ है। श्रीन मैडम का इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं तो उन्हें अपने साथ लेकर आने ही वाला था लेकिन वो फटीचर पहले ही बीच में आ गया और उसकी वजह से सारा काम खराब हो गया। उसने तुम्हारी उंगलियां और पैर काटे हैं क्या, विराज ने पूछा। अभिराज ने उसकी बात में हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ ये सब उसी का किया था रे बना। वो फटीचर है बहुत खतरनाक। अगर वो बीच में नहीं आता ना तो शायद आज हमारा काम हो चुका होता। हम सब उसके सामने लड़े थे लेकिन वो अकेला ही हम सब के ऊपर भारी पड़ा। इधर विराज ने उसकी बात सुनी और फिर बाहर खिड़की की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंगारी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें जल रही हो। उसने अपनी मुट्ठी को भींच लिया और अपने दिल ही दिल उसने कहा, साला फटीचर आदमी, ये बार बार मेरे सारे किए कराए पर पानी फेरे जा रहा है। मैं इसको बताता हूँ कि इससे इसकी सब चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले दिन सुबह 6 बजे जीजी विशा ने लकी को उठाया। वो दोनों बारी बारी से नहाए और फिर जीजी विशा लकी को अपने साथ लेकर कमरे से बाहर आ गई। जब होटल में काम करने वाले लोगों ने देखा कि लकी और जीजी विशा एक ही कमरे में सोए तो वो उसे देखकर हैरान रह गए। वहां पर जो आदमी लोग काम कर रहे थे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाएगा। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। इतनी शानदार दिखने वाली औरत और वो भी इतनी बड़ी उम्र की ऐसे फटीचर बच्चे के साथ क्या कर रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। साथ में उन सब की जान तो बस यही सोच सोच कर चले जा रही थी कि कल उन दोनों के बीच में रात में क्या हुआ होगा। बहुत सारे लोग तो उस दृश्य को देखने के बाद आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे थे। इधर जीजी विशा और लकी थोड़ी दूर पर बने एक पार्क के पास जाकर आ गए। वहां पर कुछ लोग थे लेकिन बाकी का पार्क खाली था। जीजी विशा ने लकी की तरफ देखा और कहा, चलो अब माइंड पर कैसे काम करना है मैं तुम्हें उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। देखो, इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि तुम्हें एक तो शांत बैठना होगा, उसके बाद अपनी आंखें बंद रखते हुए अपने दिमाग को शांत रखना होगा। फिर तुम्हें ऐसे ही अपने दोनों हाथों को बांधकर उठक बैठक लगानी होगी। जीजी विशा ने कहा। फिर उसे वो मंत्र बताने लगी जिस मंत्र के साथ वो ये काम करने वाला था, जिसमें कुछ 80 सेंटेंस थे और हर सेंटेंस में 5 शब्द भी थे। वो हर किसी कविता की तरह लग रहे थे लेकिन फिर अभी लकी को लग रहा था कि ये सब उसकी बस की बात नहीं थी। चलो अब तुम यहाँ बैठ जाओ और उसके बाद मैं तुम्हें ये फॉर्मूला सिखा दूंगी, उसने कहा। ठीक है, लकी ने कहा और एक चट्टान के पास आकर बैठ गया। वो उस फॉर्मूले को याद करने में लगा था जो अभी जीजी विशा ने उसे सिखाया। अगर वो उसे भूल जाता तो लकी फिर से उससे पूछ लेता। लगभग आधे घंटे के बाद में ही लकी ने पूरा फॉर्मूला याद कर लिया और फिर उसने बड़ी ही खुशी में कहा, मुझे याद हो गया। जैसे ही जीजी विशा ने ये सुना तो उसने कहा कि लकी उससे भी पूरा मंत्र सुनाए। वो भी एक शब्द गलत जाता हुआ नहीं सुन सकती थी। लकी ने मंत्र सुना दिया। जीजी विशा ये सुनकर खुश हो गई और उसने कहा, जिस तरह से तुमने सुनाया है ना, मुझे ये काफी अच्छा लगा। तुम काफी जल्दी सीख गए हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे इतनी जल्दी सीख जाओगे, पर याद रखना इसे हर रोज तुम्हें दोहराना होगा, हर रोज इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसके अलावा कल रात जो तुमने सीखा है उसे भी याद रखना होगा। जीजी विशा ने फिर से एक बार उसे वो पूरा तरीका सिखा दिया।
वो लकी को ताजा कर देना चाहती थी ताकि लकी किसी चीज को भूल ना जाए। अब इधर बहुत से लोग जो वहां पर खेल रहे थे या कसरत कर रहे थे, वो लोग लकी को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे थे, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लकी कर क्या रहा था। इसके अलावा उन्हें ये सब दिखाई दे रहा था कि लकी जो कुछ कर रहा था वो बहुत ही दुख के साथ कर रहा था। इतने में एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और उसने कहा, देखो बेटा, मुझे लग रहा है कि तुम गलत तरीके से बॉक्सिंग सीख कर आए हो। अगर तुम्हें बॉक्सिंग सीखनी है तो वहां पर जाकर एक बहुत अच्छा क्लब है, तुम वहां पर जाकर सीख सकते हो। मैं समझ चुका हूँ कि तुम अपने शरीर को बलवान बनाना चाहते हो, लेकिन फिर भी इस तरह की चीजों से तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। लकी ने उस आदमी की बात सुनी और फिर जीजी विशा की तरफ देखने लगा। जीजी विशा ने कहा, बाकी लोगों की क्यों सुन रहे हो? वो जो भी कह रहे हैं उससे तुम्हें क्या मतलब है? तुम बस चुपचाप से वो करते जाओ, मैंने तुम्हें बताया है। जी, लकी ने कहा और फिर अपनी प्रैक्टिस करने में लग गया। फिर काम करते करते दोपहर हो गया। लकी और जीजी विशा एक दुकान पर खाना खाने के लिए आ गए। वैसे आपने कल मेरे ऊपर यही टेक्निक इस्तेमाल किया था ना जो आज किया? लकी ने जीजी विशा की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, ये वो नहीं थी, वो एक अलग टेक्निक थी जिसे सिर्फ लड़कियां ही इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें ये सब सिखाऊं? लेकिन सोच लेना, अगर तुम्हें वो सब सीखना है, तुम्हें औरत की तरह आवाज निकालनी पड़ेगी और उन्हीं तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मजाक में पूछ रहा था, लकी ने कहा। नहीं, मैं अच्छी तरीके से समझ पा रही हूँ कि तुम क्यों पूछ रहे थे। तुम इसलिए पूछ रहे थे ना ताकि मैं तुम्हें वो सब सिखा सकूं। जीजी विशा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट में बहुत ताकत नजर आ रही थी। कोई भी आदमी उसे देखते ही ये बात आराम से कह सकता था। इतने में वेटर उनका ऑर्डर लेने आया। उनके सलाद में से एक मूंगफली का दाना निकला और सीधा उस वेटर के पैर में जा गिरा। वो अपना बैलेंस नहीं बना पाया और जोर से चिल्ला उठा। उसके हाथ से सारा खाना गिरने ही वाला था। इतने में जीजी विशा अपनी जगह से उठी। उसने वेटर के कपड़े पकड़ लिए और ना सिर्फ उसे गिरने से बचाया बल्कि वो सारा खाना भी अपने हाथ में ले लिया। जितनी भी चीजें थाली में थी, हवा में लहराने के बाद वो सारी वापस थाली में आ गई जैसे पहले थी। इसके बाद उसने वेटर को छोड़ा। लकी ये देखता ही रह गया। थैंक यू मैडम, आपने तो बचा ही लिया, कमाल की हैं आप। उस वेटर ने जीजी विशा की तरफ देखते हुए कहा। इतने में होटल के बाकी लोग भी उसकी तारीफ करने लगे, ताली बजाने लगे। ये सब उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो मुस्कुराई जा रही थी। लकी ने भी उसके लिए ताली बजा दी। हालांकि उसने अभिराज के साथ जो किया था उसके साथ आगे ऐसा ना हो, इसलिए लकी भी ये सब कर रहा था और उसकी तारीफ कर रहा था। इसके बाद उन दोनों ने आराम से खाना खाया और वहां से बाहर निकल आया। वो सिर्फ उसे ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि जो लकी को वो सिखा रही थी वो कितना सही था और लकी इससे कितने सारे काम कर सकता था। इसके बाद लकी ने भी ना दिन देखा ना रात, हर वक्त बस उसके साथ में प्रैक्टिस करने लगा। जब वो शाम को अपने कमरे में आता तो जीजी विशा लकी से बहुत सारी चीजों के बारे में बात करती। जीजी विशा के साथ में रहते हुए लकी ने बहुत सारे कुंफू सीख लिए। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब इतना बढ़िया कुंफू करने लगा। एक दिन जब शाम को होटल में उसने लकी के सारे सवालों के जवाब दे दिए थे तो आखिर में जीजी विशा ने लकी से कहा, देखो अब तुमने इस मंत्र के और इस टेक्निक के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे सीख लिए हैं। कुल 36 स्टेप्स होते हैं और वो सारे ही तुम्हें सिखा चुकी हूँ मैं। ये 36 स्टेप्स सब कुछ है। अब आगे से जब कभी तुम दुश्मन से मिलोगे ना तो उससे लड़ने में, उससे निपटने के लिए सारे तरीके तुमने सीख लिए। वो सब यही काम होने वाले हैं तुम्हारे लिए। हाँ मैं समझ गया, लकी ने बहुत ही गंभीरता से कहा। वो जीजी विशा को पहले ही इन मामलों में अपनी गुरु मान चुका था। उसके बाद जीजी विशा नहाने के लिए चली गई और उसने बैंगनी रंग की ड्रेस पहनकर पलंग पर अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। उसने पहले जब वो कमरे में मार्शल आर्ट्स करती तो वो उसे बिना कपड़ों के ही करती, लेकिन जब से लकी भी उसके साथ करने लगा तो अब कपड़े पहनने लगी थी। लकी इधर चुपचाप अपने सोफे पर लेटा हुआ था और आराम से अपना फोन चला रहा था। थोड़ी देर बाद में एक न्यूज हेडलाइन ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। बरना की रानी के गायब हो जाने के बाद से पुलिस ने उसकी तलाश में पूरा जयपुर छान मारा। लकी को अचानक से याद आया कि उस दिन उसने एक खेल में भाग लिया था तो उस देश के राजा के बगल में जो रानी की कुर्सी लगी हुई थी वो खाली थी। लेकिन उस वक्त लकी को ये लग रहा था कि वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से सेरेमनी में नहीं आई थी। लेकिन अब जब लकी ने वो खबर पढ़ी तो उसे समझ आया कि वो रानी का गायब होना कितनी बड़ी बात थी। लकी ने उस खबर को खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि वो लोग ओपनिंग सेरेमनी की पार्टी में जाने के बाद में फिर से अपने देश के लिए रवाना हो जाने वाले थे, लेकिन अचानक से रानी गायब हो गई और इसी वजह से राजा अभी तक यहीं पर रुके थे और रानी की तलाश में लगे थे, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। लकी ने देखा कि नीचे उस रानी की तस्वीर भी थी। विराज ने लकी के बारे में सारी जानकारियां निकालनी शुरू कर दी थी। वो शहनाज की नजर में लकी को पूरी तरीके से बदनाम कर देना चाहता था और इसलिए उसने भीम के जरिए उसे पिटवाने के लिए 2 लोगों को बुला लिया। इधर लकी जब अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तो विराज और शहनाज, भीम और बाकी लोगों के साथ होटल में आ गए। विराज ने लकी को कमरे से बाहर बुलाकर उसे बदनाम करना शुरू कर दिया, लेकिन जब लकी उन सब इल्जामों के बारे में मना करने लगा तो विराज ने भीम को जीजी विशा को लाने के लिए ऊपर भेज दिया। भीम भी जानता था कि विराज लकी से नफरत करता था, इसलिए वो खुद भी लकी से ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा था। उसने अपने साथ लकी को आने से मना कर दिया और खुद लिफ्ट में दाखिल हो गया। लकी को इस बात पर गुस्सा आ गया। वो आदमी अपनी हदें पार कर रहा था। विराज तो उससे बदतमीजी कर ही रहा था, लेकिन अब तो भीम भी शुरू हो गया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था कि इतने में लकी ने भीम को उसके कंधे से पकड़ लिया। भीम को एक बार के लिए ऐसा लगा जैसे उसे किसी बाज ने पकड़ लिया हो। उसने गुस्से से कहा, साले फटीचर, जिंदा रहना या नहीं रहना?
भीम को लकी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो पीछे की तरफ घूमा और फिर लकी को नीचे गिराने के लिए उसे धक्का देने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो लकी के ऊपर हाथ उठा पाता, इतने में उसे एहसास हुआ कि उसका खुद भी बैलेंस बिगड़ गया। लकी ने एक पल में उसे कंधे पर उठा लिया। इसके बाद लकी ने उसे नीचे जमीन पर फेंक दिया। एक बार के लिए तो ना तो भीम को और ना ही किसी को इस चीज पर विश्वास हो पा रहा था, लेकिन बाद में जब भीम की हड्डियां टूटने की आवाज आई तब उन्हें मालूम आया कि लकी ने सच में उन्हें फेंक दिया था। भीम एक बार का जो जमीन पर गिरा तो फिर खड़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। विराज ने अपने दोनों आदमियों को भेजा और उसे खड़ा करवाया। वो लोग तुरंत अस्पताल में ले गए उसे। इधर विराज को भी लकी का ऐसा खतरनाक रूप देखकर बड़ा झटका लगा। लकी सच में बहुत बढ़िया लड़का था। वैसे भीम भी अपने साथ में जिन लोगों को लेकर आया था वो भी कम नहीं थे। वो खुद भी लकी को बहुत आराम से हरा सकते थे। उनके लिए लकी को निपटाना सिर्फ एक दाव का ही काम था। विराज ने लकी की आंखों में देखा और गुस्से में कहा, साले, एक तो तू यहाँ इस तरह के गंदे काम कर रहा है, हरकत कर रहा है, और उसके बाद मेरे ही आदमी के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहा है। मैं तुझे बताता हूँ कि विराज क्या चीज है। साले, पहले तो तू मेरे हाथ से मार खाएगा और फिर थाने में ना पुलिस से लात खाएगा। एंड्रयू, मैथ्यू, मारो साले को, विराज ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। इसके बाद एंड्रयू, जो कि विराज के पास ही खड़ा था, वो आगे आया और धीरे धीरे लकी की दिशा में बढ़ने लगा। वहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग जमा हो गए थे और उनमें से अब एंड्रयू बाहर निकल कर आया तो वो अलग ही नजर आ रहा था। उसके हाथ पैर बहुत ही कसे हुए थे। लोगों को तो सिर्फ उसके घाव देखकर ही पसीने आने लगे। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक नजर आ रहा है भाई। हाँ यार, इसका हाथ तो तेरी जांघ से भी ज्यादा मोटा है यार। सोच, अगर इसके हाथ पर इतने घाव हैं तो इस आदमी ने कितनी सारी लड़ाइयां लड़ी होंगी यार। ये तो इस लड़के की हालत खराब कर सकता है। अब हर कोई एंड्रयू के बारे में बात करने लगा। होटल का मालिक जो खुद एक कोने में खड़ा था, उसने जैसे ही एंड्रयू को देखा तो उसे पहचान गया। उसने बाकी सब लोगों की तरफ देखा और धीरे से बोला, ये बहुत बड़ा आदमी है। ये अंडरग्राउंड ब्लैक बॉक्सिंग का चैंपियन है। पूरे जयपुर में ना इसकी टक्कर का कोई नहीं। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। मैंने खुद भी इस आदमी के ऊपर अभी पिछले महीने ही दाव लगाया था। सामने वाला का तो किक बॉक्सिंग में इंटरनेशनल भी खेला हुआ था, लेकिन इसने उसे सिर्फ 5 मिनट में ही चलता कर दिया। भाई, ये तो लगातार 40 मैचों से जीतता आ रहा है और आगे भी जीतता ही रहेगा। भले ये नेशनल इंटरनेशनल नहीं खेला हो, लेकिन आज भी इसके नाम का सिक्का पूरे बॉक्सिंग बाजार में चलता है। ये सब सुनने के बाद अब लकी भी उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसे किसी तरह की चिंता नहीं थी। जीजी विशा के साथ ट्रेनिंग करने के बाद ही उसे ये समझ आ गया कि अपने शरीर और अपने दिमाग को ऐसे हालत में कैसे ठंडा किया जाए। उसकी आंखें अब भी काफी ठीक नजर आ रही थी। जैसे ही एंड्रयू के चलने और हाथ हिलाने के तरीके को देखा तो एक बार के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वो एक बार में ही उसकी जान निकाल सकता था। यह आदमी तो बहुत ही मजबूत है यार। इधर एंड्रयू लकी के पास आकर खड़ा हो गया। उसने लकी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हंसते हुए कहा, चल बच्चे, अपने कान पकड़ और विराज बना के सामने और मेरे सामने 50 बार उठक बैठक लगाना शुरू कर। मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता, वरना तू बेकार में यहीं पिस जाएगा, मारा जाएगा, समझाना। लकी ने उसके मुंह से जैसे ही ये बात सुनी तो उसे भी गुस्सा आ गया। वैसे कैसे है शहनाज के सामने इस तरह की कोई चीज कर सकता था। इसलिए उसने भी विराज की तरफ देखा और कहा, सुन भाई, तेरा भी जो भी नाम है ना, लेकिन तू पहले मेरे सामने 50 उठक बैठक लगा, वरना मैं तेरा भी हाल ना उस आदमी जैसा कर दूंगा जिससे अभी तुम हॉस्पिटल पहुंचा कर आए, समझे। ये सुनते ही एंड्रयू का पारा तो गर्म हो गया और उसने कहा, साले फटीचर, 2 टके के तुझे क्या लगता है तू कोई बहुत बड़ा हीरो है, हैं? तुझे क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? एक आखिरी बार कह रहा हूँ, मान जाओ वरना बहुत मारूंगा। हॉस्पिटल वाले भी ना इलाज नहीं कर पाएंगे, एंड्रयू ने कहा और फिर विराज की तरफ देखने लगा। इतने में विराज ने उसे देखा और कहा, अरे ये क्या कर रहे हो, सीधा करो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो, मारो उसे। नहीं। जैसे ही एंड्रयू लकी के ऊपर हाथ उठाने वाला था, इतने में पीछे से शहनाज की आवाज आई, अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को ना एक बार के लिए सबक तो मिलना ही चाहिए। विराज ने भी शहनाज को शांत करवाने की कोशिश करते हुए कहा। वैसे तो उसका मन कर रहा था कि वो एक बार में ही लकी का सारा काम ही खत्म कर दे, मगर फिर भी शहनाज के कहने की वजह से थोड़ा सा रुक गया। बना, तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसे सिर्फ एक हाथ से ना साफ कर दूंगा, एंड्रयू ने कहा और फिर सीधा लकी के ऊपर वार कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने उसके ऊपर हाथ उठाया था कि एंड्रयू को ऐसा लगने लगा जैसा उसका डोला फटने को आ गया था। उसकी नसें इतनी साफ दिख रही थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो फटकर बाहर आ जाएगी। लोग जो कि दूर से खड़े होकर उसे देख रहे थे, उन्हें लग रहा था कि ये मुक्का लकी को जाकर लगेगा तो फिर लकी का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इतने में लकी ने फिर से वही मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए उसे सिखाया था जीजी विशा ने। लकी ने तुरंत उसके मुक्के के आगे अपनी हथेली लगा दी और उसकी वजह से उसका ना सिर्फ हाथ रुक गया बल्कि पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। लकी का ये उद्देश्य नहीं था कि वो सामने वाले को चोट पहुंचाए, वो तो बस यही चाहता था कि सामने वाले की वजह से उसे चोट न लगे। उसके बाद एंड्रयू ने लकी के ऊपर 4-5 बार और मुक्के बरसाए। वो इतनी तेजी से मुक्के चला रहा था जैसे कोई चीता अपने शिकार के पीछे भाग रहा हो। हर मुक्का उसके पिछले मुक्के से खतरनाक हो रहा था, लेकिन फिर भी उसका एक भी बार काम नहीं आ रहा था। वो जितना लकी को मारे जा रहा था, लकी उतना ही उसके शरीर के पास में आता जा रहा था।
कभी अपनी कोहनी का तो कभी अपनी हथेली का इस्तेमाल करते हुए वो हर बार एंड्रयू के मुक्के की दिशा को बदल देता था। एंड्रयू चाहकर भी लकी को नहीं मार पा रहा था। अब लकी भी परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो बस गुस्से में लकी की तरफ देखे जा रहा था और फिर उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, साले तू आदमी है या भूत? तू ये मत सोच कि तू मुझसे भी बच जाएगा, समझा? तू आगे भी बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, मैं इसका फैसला करूंगा। बस एक मुक्का और मैं तेरा खेल खत्म करूंगा। मेरे लिए तू किसी कीड़े मकोड़े की तरह है, समझा? उसने फिर से गुर्राते हुए कहा और लकी की दिशा में आगे बढ़ने लगा। लेकिन अब एंड्रयू के पास भी कुछ ज्यादा बचा नहीं था। उसे जो कुछ आता था वो सब कुछ उसने लकी के ऊपर ट्राई करके देख लिया था। लकी को भी उसके सारे दाव पेच आसानी से समझ में आ गए और अब उसे भी उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लकी ने उसके एक मुक्के की दिशा को ऐसे बदल दिया कि वो सीधा होटल के खंबे पर ही जा टकराया। वो खंबा 80 सेंटीमीटर मोटा था और उसके ऊपर पत्थर चढ़े हुए थे। एंड्रयू का मुक्का सीधा उसके ऊपर जाकर लगा। इतने में वो सारे पत्थर चूर हो गए और उसकी धूल नीचे जम गई। देखने वाले लोग ये देखकर घबरा गए। उन सब के मुंह खुले के खुले रह गए थे और उनमें से बहुत से लोग बस यही सोच रहे थे कि अगर यही मुक्का किसी आदमी को जाकर लगता तो उसका क्या हाल होने वाला था। एंड्रयू के हाथ में ढेर सारे खून आ गए। अब उसे लकी के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी भी तरह से बस वो उसे कच्चा खा जाने वाला था और वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। लोग एंड्रयू को इस तरह से देखकर और ज्यादा डर गए। लकी ने भी एंड्रयू की तरफ देखा और बोला, चलो अब बात इतनी आगे बढ़ गई है ना तो थोड़ा सा लड़ ही लेते हैं, देखते हैं कि कौन है कीड़ा और कौन है मकोड़ा, ठीक है? इसके बाद लकी भी उसके ऊपर धावा बोलने के लिए आगे बढ़ने लगा। इधर एंड्रयू को उसकी इस हरकत पर मन ही मन हंसी आ रही थी। मैं तो यही चाहता था साले, अब तू आएगा और मैं एक ही मुक्के में तेरा सिर खो दूंगा। जैसे उसने अपने आप से इतना भर कहा उसके बाद उसने हवा में अपना मुक्का तान दिया। लकी ने भी उसे देख लिया था और वक्त रहते ही उसने बचने के लिए एक टेक्निक निकाल ली। इससे पहले कि एंड्रयू उसे मार पाता, लकी ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया और उसे आधा मोड़ दिया। ये देखते ही एंड्रयू हैरान हो गया। अचानक से उसे कुछ चटकने की आवाज आई और ये देखते ही एंड्रयू हैरान हो गया और जोर से चिल्ला उठा। उसकी सीधी कलाई और कोहनी पूरी तरीके से टूट गई थी। लकी ने इतने में उसका पेट पकड़ा और उसे जोर से लात के हवाले कर दिया। एंड्रयू का बड़ा शरीर नीचे जमीन पर ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। वो नीचे गिरा हुआ था और जोर से चिल्ला रहा था, अरे मेरा हाथ, कोई हॉस्पिटल ले चलो, मेरा हाथ तोड़ दिया इसने। बाकी सब लोग देखकर एंड्रयू को घबराए जा रहे थे और लकी को देख रहे थे। उनमें से कोई भी आवाज नहीं कर रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अब जब लकी ने एंड्रयू को पछाड़ दिया था तो सबसे अच्छा था कि एंड्रयू खुद उसके पैरों में गिरकर माफी मांग ले। वो सब विराज से भी यही कहने की सोच रहे थे लेकिन विराज के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने सबसे पहले तो अपने 2 आदमियों को भेजकर एंड्रयू को अस्पताल भिजवाया। उसके बाद वो गुस्से में लकी की तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लकी जैसा आदमी एंड्रयू को भी हरा कैसे सकता था। विराज, यहाँ से चलते हैं। शहनाज ने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था और वो बस अब यहाँ से निकल जाना चाहती थी। लेकिन विराज तो इस वक्त उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वो बस लकी को देखे जा रहा था। वो उसे गोली मार देना चाहता था। लकी और एंड्रयू के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी। शुरुआत में तो एंड्रयू को ऐसा लग रहा था कि वो आराम से लकी को हरा सकता था, लेकिन जिस तरह से लकी ने अपने आप को उसके मुक्के से बचाया, उसे देखकर खुद एंड्रयू हैरान रह गया। आखिर में जब उसने लकी के ऊपर फिर से वार किया तो लकी ने उसकी कलाई को मोड़ दिया, जिसकी वजह से उसकी कोहनी टूट गई। बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। शहनाज तो बहुत ज्यादा घबरा गई और यहाँ से वो तुरंत निकल जाना चाहती थी, लेकिन विराज इतनी आसानी से लकी को छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने धीरे से कहा, 1 मिनट रुको, तुम्हारे साथ में पढ़ने वाला ये लड़का यहाँ से इस तरह गंदे काम कर रहा है, मेरे लोगों को मार रहा है, उनके हाथ पैर तोड़ रहा है और तुम कह रही हो कि मैं उसे यहाँ से बिना कुछ किए चुपचाप निकल जाऊं। मेरी जयपुर में कोई इज्जत है या नहीं है? अगर मैं ऐसे ही निकल जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? इस बात का अंदाजा तुम्हें है या नहीं? मैथ्यू, अब तुम्हारी बारी। कोशिश करना कि इस आदमी के शरीर की एक भी हड्डी ना ठीक से रह नहीं पाए। विराज ने मैथ्यू की तरफ देखते हुए कहा। हालांकि मैथ्यू भी लकी को ऐसा देखकर थोड़ा तो घबरा गया था, पर फिर भी वो अपनी इज्जत की वजह से पीछे नहीं हट सकता था। इसलिए वो लकी की तरफ आगे बढ़ने लगा और उसने कहा, मुझे एक बार के लिए तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि जयपुर में तुम्हारे जैसा भी कोई लड़का हो सकता था। खैर, मैं भी इन दिनों यहाँ पर रह नहीं रहा था, इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि तुम भी यहाँ पर हो। मैथ्यू यहाँ पर भले ही विराज के कहने पर आया था, लेकिन असल में वो हिमाचल में अपने फाइटिंग सेंटर में काम करता था और वहाँ उसे अच्छे तरीके से डेवलप करता था। वो लोगों को वहां पे मार्शल आर्ट्स और बाकी चीजें सिखाता था। लेकिन जब उसने लकी जैसा आदमी देखा तो इतना बढ़िया लड़ते हुए उसने अपने जीवन में शायद ही किसी को देखा हो। वो अपने आप से उससे प्यार से बात करने लगा था। मैंने तुम्हारे जैसे लड़ाकों को बहुत कम देखा है। शुक्रिया, मैंने अभी ये सब सीखना शुरू किया है। लकी ने भी उससे प्यार से कहा। इधर से मैथ्यू ने कहा, मेरा नाम मैथ्यू है, मैं हिमाचल से हूँ। भले ही मुझे तुम्हारा लड़ने का तरीका अच्छा लगा, लेकिन मैं यहाँ पर विराज भाई की तरफ से आया हूँ। ऐसे में मुझे भी तुम्हारे खिलाफ लड़ना तो पड़ेगा ही, इसलिए तुम थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर तुम्हें कोई चोट लग जाए या फिर कोई घाव हो जाए ना, तो उसके लिए मैं तुमसे पहले ही माफी मांग लेता हूँ। लकी ने जैसे उसके मुंह से इस तरह की बात सुनी तो वो दंग रह गया। उसने देखा कि मैथ्यू उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था और अब लकी उससे उस नजर से नहीं देख पा रहा था जिस तरह से वो एंड्रयू को देख रहा था।
इसलिए उसने उससे भी उसी तरीके से रिप्लाई करते हुए कहा, ये सब मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया, लेकिन अगर मुझसे भी ऐसा कुछ हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही तुमसे माफी मांगता हूँ। इधर लोगों ने जैसे ही मैथ्यू का नाम सुना तो वो सब हैरान हो गए। बहुत से लोग उनमें से हिमाचल से थे जो यहाँ होटल में आए हुए थे या फिर काम कर रहे थे। वो लोग मैथ्यू के बारे में अच्छी तरीके से जानते थे। अगर ये सच में मैथ्यू है ना, जिसका मतलब हिमाचल के सबसे अमीर आदमी वीर भान का बॉडीगार्ड हो गई है। इसने अभी इन सालों में ना अपने ढेर सारे स्कूल खोल दिए थे और वहां पर ढेर सारे बच्चों को ना मार्शल आर्ट सिखाने के लिए आ रहा था। हाँ यार, ये तो वहां का स्टार है। लोग ऐसा भी बताते हैं कि बहुत सी लड़ाइयों में तो इनके सामने वाला रिंग से बाहर ही नहीं आ पाता, वो रिंग के अंदर ही खत्म हो जाता है। इसलिए ये लड़ने से पहले उससे बॉन्ड भरवा लेते थे ताकि बाद में इनके ऊपर कोई नाम ना आए। अब तो मुझे पता लगता है ना कि ये लड़का भी पुलिस स्टेशन तो नहीं पहुंच पाएगा, यहीं गया खत्म। जब बाकी लोग मैथ्यू के बारे में बात कर रहे थे तो इतने में इधर मैथ्यू ने लकी के चेहरे पर पहला मुक्का चढ़ दिया था। उसका हाथ इतना तेज था कि लकी को ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर एक जोरदार हवा का फपका आया। उसका हाथ पड़ने के बाद में लकी को एक बार के लिए तो सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इससे पहले कि मैथ्यू से दूसरा मुक्का मारता, इतने में लकी ने अपनी हथेली को बीच में ले आया और उसके मुक्के को रोक लिया। मैथ्यू के पैर एक बार के लिए कांप गए। उसने लकी से अपना हाथ छुड़ाया और फिर उसके ऊपर दोनों हाथों से मुक्का बरसाने लगा, लेकिन लकी उसके एक भी मूव से आघात नहीं हुआ। वो हर मूव से बचता चला जा रहा था, लेकिन वो ना जाने क्यों अंदर से थका हुआ महसूस कर रहा था। ऐसे में एंड्रयू से निपटना तो उसके लिए आसान था, लेकिन इधर मैथ्यू की पावर लकी को अपनी पावर से ज्यादा लग रही थी। वो उसे अपने मुक्के से पीछे की तरफ खदेड़े जा रहा था। वैसे जब से लकी ने मार्शल आर्ट सीखा उसके बाद वो आज पहली बार किसी से लड़ाई लड़ रहा था। उसने एंड्रयू को तो हरा दिया और वो इस बात से काफी खुश भी था, लेकिन मैथ्यू से लड़ना उसके लिए आसान नहीं हो पा रहा था। लकी अपने मन ही मन सोच रहा था कि वो मैथ्यू को हरा सकता था। अचानक से तभी उसे याद आया कि अभी थोड़े दिन पहले ही जीजी विशा ने कहा था कि जब लड़ने के दौरान उसे ऐसा लगे कि सामने वाले की पावर उसकी पावर से ज्यादा थी तो उसे सामने वाले से हड़बड़ाहट में नहीं लड़ना चाहिए। उसे बहुत ही शांति से उसका सामना करना चाहिए और जैसे ही सामने वाला उसके ऊपर वार करने वाला हो उससे पहले ही उसे उसका हाथ या पैर रोक देना चाहिए। लकी को यह बात जैसे ही याद आई उसने बीच में ही मैथ्यू के हाथों को रोकना शुरू कर दिया। उसने मैथ्यू के हाथों को पकड़कर उसे धक्का दिया, लेकिन फिर भी मैथ्यू था कि हिलने का नाम नहीं ले रहा था। उल्टा लकी खुद उसके धक्के की वजह से पीछे हो गया। इधर मैथ्यू की आंखों में चमक आ गई। उसने देखा कि लकी को एक ही वॉर में हराने के लिए इससे अच्छा और कोई मौका नहीं हो सकता था। वो जोर से हवा में उछला और लकी की छाती में मारने के लिए अपना पैर उठा दिया। इधर लकी ने तुरंत अपने सीने के सामने अपने हाथों को रखा और एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली। उसने हवा में ही मैथ्यू को उछाल दिया था और वो नीचे गिरकर 10 सेंटीमीटर तक पीछे चला गया। ये देखकर एक बार के लिए मैथ्यू को ऐसा लगा जैसे उसकी भी शक्ति कम हो गई। लकी को बस इसी चीज का इंतजार था और उसने फिर अपनी नई टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू किया। मैथ्यू की हालत अब खराब होने लगी। लकी उसके ऊपर वार पर वार किए जा रहा था, किए ही जा रहा था और आखिर में मैथ्यू जमीन पर आ गिरा जैसे कि तवे पर से पराठा गिरता है। सब लोग जो इस लड़ाई को देख रहे थे वो देखते ही रह गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। हर कोई उसे देखकर दंग रह गया। मैथ्यू जमीन पर गिरा हुआ था और हर किसी की आंखें बस उसके ऊपर ही टिकी हुई थी। उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि लकी कोई ऐसा कारनामा भी करके दिखा सकता था। आप ठीक हैं? इतने में लकी मैथ्यू के पास गया और उससे बात करने लगा। लकी ने सच में उसे बहुत बुरी तरीके से मारा था। नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम सच में बहुत अच्छा लगते हो। मैंने तुम्हें कम समझा और मैं बेवकूफ भी बन गया, मैथ्यू ने कहा। फिर उसने विराज की तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, विराज भाई मुझे माफ कर देना। लकी मुझसे ज्यादा अच्छा है। मैं इसके सामने अब और कुछ नहीं कर सकता। आपको दुखी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। मुझे माफ कर देना। इसके बाद मैथ्यू ने फिर से लकी को थैंक यू कहा और वहां से खुद उठकर निकल गया। लकी अब विराज की तरफ देख रहा था। विराज भी उसे देखकर एक बार के लिए घबरा गया और वो खुद ही 2 कदम पीछे हो गया। बाकी लोग जो विराज के साथ आए थे उन्होंने विराज को अपने पीछे ढक लिया, लेकिन उन सब की आंखें भी लकी को देखकर कांप रही थी। लकी अब विराज और शहनाज के पास आकर उनसे बात समझना चाह रहा था। वो उन्हें बता देना चाहता था कि उसके और जीजी विशा के बीच में ऐसा कुछ नहीं था जैसा वो सोच रहे थे। ठीक इसी वक्त जब वो उनके पास आने ही वाला था तब होटल के दरवाजे के बाहर एक जोरदार सायरन की आवाज आई। इतने में पुलिस अंदर आ गई। जब विराज यहाँ पर आ रहा था उससे पहले ही विराज ने पुलिस को फोन करके बुला लिया। उसने पुलिस से यही कहा था कि शर्मा होटल में इस तरह के गंदे काम हो रहे थे और इसलिए पुलिस यहाँ पर इस आदमी को अरेस्ट करने के लिए अपनी टीम के साथ आ गई। पहले तो विराज ने यही सोचा कि एंड्रयू और मैथ्यू लकी को बुरी तरीके से मारेंगे और फिर पुलिस उसे अपने साथ उठाकर ले जाएगी, लेकिन एंड्रयू और मैथ्यू उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए। पर फिर भी विराज को सहूलियत हो गई कि अब पुलिस आ गई तो उसे डरने की जरूरत नहीं थी। फिर जब लकी को पुलिस जेल में डाल देती तो विराज भी उससे निपटने के लिए और तरीका सोच सकता था। जयपुर पुलिस के मुख्य आदमी सौरभ शेखावत खुद विराज के फोन पर वहां आए। विराज के कहे को कोई भी टाल नहीं सकता था। सौरभ सर देखिए, यही वो लड़का है जो यहाँ पर इस होटल में गंदे काम करता है, पकड़ लीजिए इसे। विराज ने लकी की तरफ देखा और कहा। सौरभ लकी के पास में आया और उसे देखते हुए कहा,
हमें तुम्हारा कमरा चेक करना पड़ेगा। कहाँ है तुम्हारा कमरा, लेकर चलो। लकी ने नाम में अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं सर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। मेरे और उस लड़की के बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। इतने में विराज को जोर से हंसी आ गई और उसने कहा, अच्छा तो तुम कहना चाह रहे हो कि तुमने और उस लड़की में कुछ नहीं हुआ? जहां तक मुझे तुम्हारे बारे में पता है ना, तो तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है, ना ही तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है? हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं हुई है? तो लकी उन्हें जो भी उन दोनों के बीच में था वो सब कुछ सच सच बता देना चाहता था। वो उन्हें बता देना चाहता था कि उसकी और उस लड़की के बीच में क्या चल रहा था। वो उन्हें बता देना चाहता था कि वो उसकी गुरु थी, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने वाला नहीं था। लकी ने एक बार के लिए शहनाज को देखा। वो उसे घिन्न भरी नजरों से देख रही थी। उसकी नजर जिस तरह से लकी को देखे जा रही थी, उससे लकी के दिल में भी बहुत दर्द हो रहा था। वो उसकी इस तरह से देखती हुई आंखों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो जब तक अपनी तरफ से कोई सफाई पेश नहीं करता, तब तक शहनाज उसे इसी तरह से देखने वाली थी। इसलिए उसने कहा, ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हो। अच्छा, तो अब आखिर तुमने इस बात को मान ही लिया कि तुम्हारे और उस लड़की के बीच में कुछ है। चलो सब लोग, हम लोग भी देखते हैं कि किस लड़की के साथ में गुलछर्रे उड़ा रहा है। लकी, सौरभ और बाकी सब लोग कमरे के अंदर दाखिल होने वाले थे और थोड़ी ही देर में वो लोग वहां पहुंच भी गए। जैसे ही बाकी सब लोगों ने बहुत सारे लोगों के पैरों की आवाज को सुना, तो सबने अपने कमरों के दरवाजे खोल दिए और सब अपने अपने कमरे से बाहर आ गए। हर कोई ये देखकर हैरान था कि वहां पुलिस थी। विराज ने जानबूझकर उन बाहर आए हुए लोगों से पूछा, क्या आप लोगों ने कल रात या किसी और रात को भी कमरा नंबर 403 से कोई आवाज आती हुई सुनी? हाँ, कभी कभी हमें इस कमरे में से ना पलंग के हिलने की आवाज तो आती थी। मैंने एक आदमी की चिल्लाने की आवाज भी सुनी थी, बहुत जोर से चिल्ला रही थी यार। अरे रात में क्या बॉस, मैंने तो दिन में भी सुना, बहुत जोर जोर की आवाज आती है। लकी ने एंड्रयू को बुरी तरीके से पछाड़ दिया था और अब वो विराज की तरफ देख रहा था। विराज को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर एंड्रयू इतना जल्दी हार कैसे मान सकता था। इसलिए उसने मैथ्यू को भेजा, लेकिन थोड़ी देर बाद लकी ने उस पर भी वार कर दिया। इसके बाद अब विराज के पास कोई चारा नहीं रह गया। वो कहां पे जा रहा था? जैसे ही लकी उसकी दिशा में बढ़ने लगा, कितने में पीछे से पुलिस के आने की आवाज आई। वो लोग लकी के साथ उसके कमरे की तरफ बढ़ गए। वहां के लोगों ने कहा कि लकी के कमरे में से आवाजें आती रहती थी। ये सुनते ही विराज को हंसी आ गई और उसने लकी की तरफ देखते हुए कहा, क्या यार, तुम तो काफी जोशीले निकले। या फिर वो लड़की तुम्हें इतनी सजा दे रही है कि कमरे में से दिन रातें आवाज आ रही है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतने बड़े हो गए हो और फिर भी उस लड़की के चक्कर में फंस गए। क्या है यार? देखो विराज, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, और अगर तुम्हें मालूम नहीं है कि क्या मामला है तो बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह ना बंद रखो। लकी ने गुस्से में कहा। मारे गुस्से के उसका चेहरा लाल हो गया। लकी को पता था कि पलंग की आवाज इसलिए आती क्योंकि वो कमरे में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते थे। लकी कभी कभी इसलिए चिल्ला भी देता क्योंकि जिजी विशा उससे कुछ डिफिकल्ट करवा देती थी, लेकिन यहाँ लोग इन सब चीजों का गलत मतलब निकाल रहे थे। इधर सौरभ और बाकी लोगों ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो लोग सीधा लकी के कमरे में दाखिल होने लगे। इतने में लकी आगे आए और कहा, सर अगर आप परमिट करें तो क्या मैं आपसे पहले अंदर आ जाऊं? विराज ने भी उसकी बात सुनी और बोला, अच्छा तो क्या तुम उस अंदर जाके उस लड़की से बात करना चाहते हो? नहीं सर, इस चीज को नहीं लाओ मत करना, आप तो सीधा कमरे में घुसो, मैं इसे देख लूंगा, चिंता मत करो। आप एक काम करो, तुम दरवाजा खोलो, हम लोग साथ में ही अंदर दाखिल होंगे, सौरभ ने लकी से कहा। अब इधर लकी के पास दरवाजा खोलने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। उसने अपना कार्ड निकाला और फिर सीधा कमरे का दरवाजा खोल दिया। एक साथ ढेर सारे लोग कमरे के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वो लोग अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि जीविशा भी पलंग पर बैठी थी। उसने वही बैंगनी रंग का पैजामा पहना था और वो आलती पालती मारकर बैठी हुई थी। उसका सिर हल्का सा नीचे झुका था। कोई भी उसका चेहरा पूरी तरीके से नहीं देख पा रहा था, लेकिन फिर भी हर कोई ये बात कह सकता था कि वो बहुत सुंदर थी। तब भले ही उसे इस चीज की आवाज आ गई कि कमरे में एक साथ बहुत सारे लोग आ गए थे, लेकिन मन ही मन उसे ये चीज पता थी कि उनमें लकी की सासू माँ नहीं थी, जो कि उसकी जान की प्यासी बनी हुई थी। इसलिए उसने आंखें नहीं खोली और उसने अपना काम रोका नहीं। वो जो कर रही थी उसे करने में लगी रही और बाकी सब लोग उसे देखे जा रहे थे। उसने थोड़ी और देर तक अपना काम किया। इधर जैसे ही सौरभ की नजर जीजी विशा पर पड़ी तो वो उसे शक भरी नजरों से देखने लगा। उसे देखते ही उसके दिमाग में कुछ हलचल हुई। विराज फिर से हंसा और लकी की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है भाई, यहाँ तो पूरे मजे चल रहे हैं। अब बोलो कि अब भी तुम लोग और कुछ कहना चाहते हो? ये लड़की इस तरह से बिस्तर पर बैठी हुई है, तुम खुद भी अपने पैजामे में बाहर आ गए हो। अब किसी को मेरे हिसाब से तो ये समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इस पलंग पे क्या हो रहा होगा। विराज ने जैसे इतना पर कहा, इतने में उसके साथ वाले लड़के ने लकी को छेड़ना शुरू कर दिया और कहा, क्या शानदार किस्मत है ना इस लड़के की, पता नहीं कहां से लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया, पर इतने दिनों से लगे हुए भी आदमी की ना फिर भी भूख खत्म नहीं हो रही है। ये लड़की कितनी सुंदर है यार, फिर भी ऐसे फटीचर लड़के के साथ क्या कर रही है? हो सकता है ये इसे ना यहाँ पर धोखे से लेकर आया हो। जैसे ही सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से लकी के बारे में उल्टा सीधा बातें करनी शुरू की तो लकी को भी गुस्सा आ गया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, इतना बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ हम लोगों के बीच में। लकी ने शहनाज की आंखों में देखते हुए कहा। शहनाज अभी भी उसे नफरत भरी नजरों से देख रही थी। हाँ बिल्कुल सही है, प्रैक्टिस करना तो बहुत जरूरी है दोस्त, इस तरह की प्रैक्टिस करना तो बहुत जरूरी है, वरना कल को तुम्हारी शादी हो जाए तो करोगे क्या? विराज ने फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। ये सुनते ही विराज के बाकी लोग भी हंसने लगे
हाँ हाँ, वैसे भी अगर प्रैक्टिस मैडम बाकी लोगों को भी करवाना चाहे तो हम भी जाना चाहेंगे भाई प्रैक्टिस करने। हाँ वरना सही कह रहे हो, एक बार जरा इस आदमी की शक्ल तो देखो। आपको क्या सच में लगता है इसको सच में कुछ आता होगा? ऐसे में तो इसे तो सिखाना भी बहुत जरूरी है ना। हाँ पर ये सब तो भाई इंटरनेट से भी सीख सकते हैं ना। इसमें सीधा लड़की को कमरे में बुलाकर इतना खर्च करने की क्या जरूरत है भाई? सौरभ सर, आप अभी के अभी इस आदमी को अपने साथ लेकर जाइए। लकी के बारे में सब लोग बहुत ही कुछ बोले जा रहे थे, लेकिन लकी उनमें से किसी की भी बात को अपने दिल पर नहीं ले रहा था, ना ही लेना चाह रहा था। उसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शहनाज की चिंता हो रही थी। जैसे ही शहनाज ने भी बाकी लोगों के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो उसे एक बार के लिए तो उनकी बात पर विश्वास हो गया। फिर एक बार के लिए लकी को देखा और फिर हंसने लगी। लकी ने सुना कि शहनाज कह रही थी, मुझे तो लगा था कि तुम सच में राधिका से बहुत प्यार करते हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। शहनाज के मुंह से यह सुनते ही ऐसा लगा लकी को जैसे उसके दिल में किसी ने 4 टुकड़े करके फेंक दिए हो। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया। लकी एक पल के लिए ठहर गया और बस शहनाज को देखता रहा। उसने फिर जोर से कहा, तुम अभी तो ऐसा कह सकती हो, लेकिन मैं भी एक बात कहना चाहूंगा। मेरी नीयत साफ है, मैं एक बार काम हो जाने दो, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी साफ कर दूंगा। आज जो तुम मेरे बारे में सोच रही हो ना, उसे बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। शहनाज ने जैसे ही ये सुना तो अब की बार वो खुद भी दंग रह गई। एक बार के लिए तो उसे ऐसा लगने लगा कि शायद लकी जो कह रहा था वो सच कह रहा था। अब सब उसके बारे में जैसा सोच रहे थे वैसी बात नहीं थी, इसलिए शहनाज ने अपनी नजर नीचे कर ली और वो आंख उठाकर भी लकी की तरफ नहीं देख रही थी। इधर बाकी लोग जो वहां खड़े थे उनकी आंखें अभी भी जीजी विशा के पलक पर ही टिकी हुई थी। विराज ने शक भरी नजरों से लकी को देखा और फिर पूछा, वैसे ये अभी क्या कह रही है? कर क्या रही है ये? किसी चीज की प्रैक्टिस कर रही है क्या? हिल क्यों नहीं रही? बाकी सब लोगों का ध्यान भी अब जाकर उस पर ही चला गया था। उन्होंने देखा कि वो सच में हिल नहीं रही थी। विराज उसके पास आया और उसे हिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जैसे ही उसका हाथ वो छूटने वाला था कि इतने में जीजी विशा ने अपनी आंखें खोली, विराज का हाथ पकड़ा और उसे जोर से उछाल दिया। विराज हवा में उड़ गया और छत से टकराने के बाद वो नीचे जमीन पर गिर गया। इधर जीजी विशा भी अब अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने खूंटी पर टंगे हुए अपने कपड़े उतार लिए। जैसे ही वो नीचे जमीन पर गिरा तो इतने में जीजी विशा ने दोबारा अपने सफेद कपड़े पहन लिए थे। वो सौरभ की तरफ देख रही थी, उसे गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से में कहा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई कि तुम लोग बिना मुझसे पूछे मेरे कमरे में आ गए? इधर शहनाज और बाकी लोग विराज को उठाने में लग गए थे। उसे बहुत चोट आ गई और सब लोग उसे उठाने में मदद कर रहे थे उसकी। कुछ लोगों ने तो जीजी विशा को गालियां देनी शुरू कर दी। साली, एक तो इस तरह की काम करती, ऊपर से हमारे बना के ऊपर हाथ उठाती है। बेशर्म, अगर विराज बना को कुछ हुआ ना तो हमें से कोई भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सौरभ सर देख रहे हैं, इसने आपके सामने बना के ऊपर हाथ उठाया है, ले जाइए सर इसे यहाँ से। इधर शहनाज विराज के पास आकर बैठ गई। उसने विराज का सिर अपनी गोदे में लिया और बोली, विराज विराज, क्या तुम ठीक हो? विराज ने लेकिन शहनाज की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो बस गुस्से से जीजी विशा की तरफ ही देख रहा था और उसने कहा, साली चुड़ैल, सर अभी के अभी इन दोनों हरामखोरों को पकड़ के जेल में डालो, पकड़ो इन्हें। इधर सौरभ खुद भी विराज को देख रहा था। जैसे ही उसने विराज के मुंह से इस तरह की बात सुनी तो उसने कहा, विराज तुम अपने शब्दों पर जरा ध्यान दो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। जैसे ही जीजी विशा ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अपनी आंखें खोली तो सौरभ खुद भी अपने होश खो बैठा था। वो जीजी विशा को देखते ही पहचान गया। ये और कोई नहीं बल्कि वही रानी थी जिसकी तलाश में जयपुर की पुलिस कई दिनों से लगी हुई थी। अभी थोड़े ही दिन पहले सौरभ के पास में भी यह आदेश आया था कि रानी जयपुर से ही गायब हुई थी और जयपुर पुलिस के सिर पर यह जिम्मेदारी थी कि उन्हें कैसे भी करके उन्हें वापस लेकर आना था। आज वो रानी उन्हें शर्मा होटल में मिल गई। अब भले ही विराज और उसका परिवार जयपुर का सबसे बड़ा परिवार था, लेकिन उन लोगों की यहाँ बहुत इज्जत थी, पर फिर भी वो रानी के नीचे थे। रानी का कद विराज और उसके परिवार से काफी बड़ा था। इसके बारे में इस तरह की बात करने से भारत के उनके देशों से संबंध खराब हो सकते थे और इसलिए सौरभ ने विराज को डांट दिया। लेकिन विराज को उसकी बात सुनकर और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि सौरभ लकी का बचाव करे और उसे डांटे। इस बात को वो किसी भी तरह से नहीं बचा सकता था, इसलिए उसने फिर से सौरभ को देखा और डांटते हुए कहा, सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप चाहते क्या हो। मैंने अभी जो कहा शायद आप उससे ठीक से सुन नहीं रहे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इन दोनों हरामखोरों को अभी के अभी जेल में डालो, इनकी अच्छी से धुनाई करो। अब सौरभ को समझ नहीं आ रहा था कि वो विराज को समझाए भी तो कैसे समझाए। वो उसे डांटना चाहता था, वो उसे बता देना चाहता था कि ये लड़की जिसे वो गाली दे रहा था वो कितने बड़े देश की रानी थी और गाली देने की वजह से सिर्फ ना उसके ऊपर बल्कि पूरे देश के ऊपर मुसीबत आ सकती थी। मगर सौरभ को लगा कि विराज इन बातों को सुनने समझने का मानव नहीं था, इसलिए उसने फिर से कहा, देखो विराज, अगर तुमने अपनी जुबान नहीं सुधारी ना तो मुझे तुम्हें जेल में डालना पड़ जाएगा। उसके बाद मत कहना कि मैंने कुछ कहा नहीं था। इधर अब विराज को समझ नहीं आ रहा था कि जब सौरभ को उसने बुलाया था तो फिर सौरभ उसके खिलाफ बात क्यों कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? भले ही उनका परिवार जयपुर में रहता हो, लेकिन वो लोग चाहते तो चांद तक जा सकते थे और यहाँ एक छोटा सा पुलिस वाला उसे जेल में डालने की बात कर रहा था। आखिर ये सब चल क्या रहा था? लकी ने मैथ्यू को भी हरा दिया था, लेकिन इतने में पुलिस के आने की वजह से लकी को उसके कमरे में आना पड़ गया। जैसे ही सब लोग कमरे में दाखिल हुए तो उन्हें देखा कि जीजी विशा अपने पलंग पर आंखें बंद करके बैठी हुई थी। जब विराज उसे उठाने के लिए गया तो उल्टा जीजी विशा ने उसे नीचे गिरा दिया। इधर सौरभ पहचान गया था कि वो रानी थी और इसलिए वो विराज के कहने पर भी उसे और लकी को अरेस्ट नहीं कर रहा था। विराज को इस बात पर गुस्सा आ रहा था।
वो अपनी जगह पर से खड़ा हुआ और सीधा सौरभ की कॉलर पकड़ ली। उसने उसे झकझोरते हुए कहा, सौरभ जी, आप क्या कह रहे हो? आपको पुलिस में रहना या नहीं रहना है? आप इन दोनों हरामखोरों की वजह से मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। थोड़ी शर्म आ रही है या नहीं आ रही है? इससे पहले कि वो आगे कुछ और कह पाता, इतने में सटाक की एक जोरदार आवाज आई। सौरभ ने विराज के गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा दिया और फिर वो नीचे जा गिरा। मैंने तुम्हें एक बार समझा दिया ना, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? इसके बाद सौरभ ने जिजीविषा की तरफ देखा और बोला, नमस्ते रानी साहिबा, मेरा नाम सौरभ है और मैं यहाँ जयपुर पुलिस का हेड हूँ। राजा जी आपके लिए काफी दिनों से परेशान हो रहे हैं। वो आपको कब से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हैं कि मिलने का नाम नहीं ले रही। पूरी फोर्स हमारी आपको ढूंढने में लगी हुई है। अब आप मिल ही गई हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप प्लीज हमारे साथ वापस चलिए। जैसे ही लोगों ने सुना कि सौरभ उन्हें रानी साहिबा कहकर बुला रहा था तो लोगों के तो होश उड़ गए। उन्हें अब समझ आया था कि वो ही रानी साहिबा थी जो गायब हो गई थी। पूरे जयपुर की पुलिस जिनकी तलाश में लगी थी, इनमें से कोई अब आगे कुछ कह पाता। तभी सौरभ ने अपनी तरफ से कहा, मुझे विराज ने यहाँ बुलाया था। वो आपके बारे में कुछ कह रहा था, लेकिन मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया रानी साहिबा। नहीं, मुझे तो हंसी आ रही थी। क्या कहा? तुम हंस नहीं रहे थे? लेकिन जब ये सब लोग मेरे और लकी के बारे में ऐसी वैसी बात कर रहे थे, जब ये लोग मेरे और लकी के ऊपर हंस रहे थे, हमें गालियां दे रहे थे, तब तुम क्या कर रहे थे? मैंने अपनी जिंदगी में ना तुमसे ज्यादा बेकार लोग आज तक नहीं देखा। तुम्हें मालूम भी है मैंने लकी को यहाँ क्यों बुलाया था? ये मेरे लिए सर्विस का काम करता है, पानी पिलाता है, चाय पिलाता है और बदले में मैं इसे मार्शल आर्ट सिखाती। वो देखो, उसका बिस्तर, उसके कपड़े वहां सोफे पर रखे हैं, वहां पर सोता है लकी। जैसे ही जिजीविषा ने तब कहा, उसके बाद सब लोगों की नजर सोफे पर जा टिकी। सब लोगों ने देखा कि वहां पर सच में एक रजाई पड़ी थी। अब जैसे ही विराज को जिजीविषा की पहचान के बारे में पता चला तो वो भी शांत हो गया। अब वो किसी भी हाल में उसे गाली नहीं दे सकता था, इसलिए उसने किसी आकर मुस्कुराते हुए कहा, रानी साहिबा, मुझे माफ कर देना, गलती हो गई मुझसे गलती हो गई रानी साहिबा। तुम्हें क्या लगता है इतना बार कहने से मामला खत्म हो जाएगा? पता भी है कि तुमने मुझे अभी जो कहा उसके लिए हमारे देश में क्या सजा दी जाती है। वहां पर अगर कोई इस तरह से शाही परिवार के किसी भी इंसान के बारे में कुछ कहता है ना, या गाली देता है, उसके लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। इस बात की उसे सजा दी जाती है। सौरभ जी, आप मुझे एक चाबुक ला कर दीजिए। मैं अभी के अभी इन लोगों को ना सजा देना चाहती हूँ। इन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम कि किससे बात कैसे की जाती है। जी रानी साहिबा, सौरभ ने तुरंत हाँ में करते हिलाते हुए कहा और फिर अपने लोगों को बाहर चाबुक लाने के लिए भेज दिया। उसके आदमी भी बिना देर किए वहां से बाहर निकल आए। इधर जैसे ही जिजीविषा के हाथ में चाबुक आई तो उसने वो चाबुक लकी की ओर दी और कहा, लकी, मेरी तरफ से इन लोगों को आज तुम सजा दोगे। इन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि आज के बाद ये लोग किसी भी इंसान के बारे में ऐसा कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचे। फिर उसने विराज और बाकी लोगों के सामने देखा और कहा, इस आदमी को तो चौराहे के खंबे पर उल्टा लटका देना चाहिए। पर कोई बात नहीं, लकी, इसके कपड़े उतारो और इससे भी चाबुक लगाना शुरू करो। अरे नहीं रानी साहिबा, आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो जयपुर के राजघराने का राजकुमार हूँ। मेरे यहाँ से बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए आए थे। हमने ही आपको लाने के लिए गाड़ियां भेजी। जो गार्ड आपकी सेवा में खड़े थे वो भी हमारे ही गार्ड थे। ऐसे में आप... विराज इतना भर कहने के बाद उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वो इससे आगे और कुछ नहीं कह पा रहा था। वो बस इतना भर जानता था कि इतने सारे लोगों के सामने वो अपनी फजीहत नहीं करवा पाता। बचपन से लेकर आज तक उसको कभी ऐसी कोई सजा नहीं मिली। अब ऐसे में वो मार कैसे खा सकता था? तुम जयपुर के राजघराने के हो? अच्छा, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अभी जब वापस जाऊंगी तो अपने पति को बताऊंगी कि तुमने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया कि मेरा किसी और के साथ नाजायज संबंध है। मैं उन्हें ये भी बताऊंगी कि तुमने मुझे किस किस तरह की गंदी गंदी गालियां दी। अगर ये सब सुनकर उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो फिर इस बात के लिए मुझे कुछ मत कहना। जिजीविषा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे समझ आ गया था कि विराज अब उसके चंगुल में आ गया था और सच में ये सुनते ही विराज की हालत खराब हो गई। अगर राजा को इस बात का पता चला तो सच में वो उसकी हालत खराब कर सकता था। इस वक्त अब उसके पास में जिजीविषा के पैरों में गिर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो उसके पैरों में गिरा और बोला, नहीं रानी साहिबा, मैं कपड़े उतारने के लिए तैयार हूँ, मैं मार खाने के लिए भी तैयार हूँ। आपको मेरे साथ जो करना है वो कर सकती है। हाँ रानी साहिबा, आप जो बोलोगी हम करने के लिए तैयार हैं। बाकी लोगों ने भी तुरंत उसके पैरों में गिरकर कहा। इतने में विराज और बाकी सब लोगों ने अपने कपड़े उतार दिए। जिजीविषा ने लकी की तरफ देखा और कहा, लकी, इनमें से हर एक को 10 कोड़े लगाओ और इस विराज को तो जिसे राजकुमार होने का आकड़ है ना बहुत, इसे तो 15-20 कोड़े लगाना। अगर हर एक कोड़े के साथ में खून बाहर नहीं निकला ना तो फिर उस कोड़े को नहीं गिना जाएगा। जी, लकी ने कहा और फिर विराज और बाकी लोगों की दिशा में आगे बढ़ गया। उसने देखा कि शहनाज विराज के ही पीछे खड़ी थी। उसने देखा कि उसकी आंखों में विराज के लिए कुछ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस बात से वो परेशान हो गई कि विराज को कोड़े पड़ने वाले थे। लकी ये देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए इसे इस चीज का दर्द हो रहा है। उसने एक बार के लिए शहनाज को देखा और कहा, शहनाज प्लीज तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना गलती से ये चाबुक तुम्हें लग जाएगा। लेकिन शहनाज उसकी बात सुनकर भी नहीं हटी।
उसने बस अपने होठों को थोड़ा सा भींच लिया और वो विराज की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में लकी के लिए पनपी नफरत साफ नजर आ रही थी। वो किसी भी पल अपना मुंह खोलकर बस ये कहने ही वाली थी कि विराज उसका बॉयफ्रेंड था और वो उसे इस तरह से मार खाते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपना मुंह खोलती, इधर से विराज ने उसे धक्का दिया और कहा, अरे हट जाओ यहाँ से, वो जो करने के लिए आ रहा है उसे करने दो। अगर रानी साहिबा नाराज हो गई तो हम सब लोगों की हालत खराब हो जाएगी। इस वक्त विराज बस किसी भी तरह से जिजीविशा के गुस्से को शांत कर देना चाहता था। किसी भी तरह की दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था। अगर इस बीच में शहनाज भी आ जाती तो वो भी उसे डांटने से बाज नहीं आता। वो उसे भी अपने रास्ते से हटा देना चाहता था। विराज के धक्का देने की वजह से शहनाज एक तरफ जाकर गिरने ही वाली थी कि लकी ने उसे तुरंत बचा लिया। लकी ने तो उसे बचाया था, लेकिन वो थी कि लकी के हाथ को सहन भी नहीं कर पा रही थी। उसने तुरंत उसका हाथ हटा दिया। लकी जानता था कि वो दिल ही दिल अभी भी उससे नफरत कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो? शहनाज ने जवाब में लकी की तरफ देखा तक नहीं। आखिर में इस बात से लकी को भी थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने विराज और बाकी लोगों को चाबुक लगाना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों की दर्द के मारे हालत खराब हो गई और बहुत से के शरीर से तो खून निकलने शुरू हो गए। उनकी चमड़ी पूरी तरीके से छिल गई। दर्द तो विराज को भी बहुत हो रहा था, लेकिन वो चाहकर भी अपना दर्द दिखा नहीं सकता था। वो बस चुपचाप जिजीविशा की तरफ देखे जा रहा था और मुस्कुरा रहा था। मैंने आपके बारे में जो कुछ कहा उसके बारे में आप मेरे साथ में जो करो, जितना करो वो कम है। आप चाहो तो जो भी करो रानी साहिबा, लेकिन आप बस इस बात को दिल में मत रखना। बाकी तो आप जैसा बोलोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। जिजीविशा ने उसकी बात को ध्यान से नहीं सुना। वो बस सौरभ की तरफ घूमी और उसने देखते हुए कहा, सौरभ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आपने मुझे ढूंढ तो लिया, लेकिन आप अपने मन में ये मानकर चलिए कि आपने मुझे नहीं ढूंढा है। बदले में मैं आपसे वादा करती हूँ कि जैसे ही मेरा थोड़ा बचा हुआ काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं खुद अपने पति के पास वापस आ जाऊंगी, ठीक है? सौरभ ने उसकी बात सुनी तो एक बार के लिए सख्ते में आ गया। फिर उसने तुरंत खिसिया कर मुस्कुराते हुए कहा, रानी साहिबा, मैं इस बात के लिए कैसे हाँ कर सकता हूँ? आप खुद जरा इस बात को सोच कर देखिए ना। राजा जी आपकी सुरक्षा के लिए चिंता में है, परेशान है। बहुत सी बार उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को इस चीज के लिए आगाह कर दिया। हर दिन पुलिस की कार्रवाई की सारी खबर खुद लेते हैं। कभी कभी तो मुझे भी मिलने के लिए बुलाते हैं। अगर इस दौरान उनका भी सब्र जवाब दे गया तो ये देश के बाहर आ जाएगी बात और हम दोनों देशों के रिश्ते खराब हो जाएंगे। आप राजा जी की रानी है, ऐसे में तो जानती ही होंगी कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमारे साथ क्या होने वाला है। इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, चलिए हमारे साथ। जिजीविशा ने उसकी पूरी बात सुनी और फिर एक सूखी मुस्कान के साथ कहा, मैं आपको परेशान कर रही हूँ, इसके लिए मैं सच में आपसे माफी चाहूंगी। मैं वापस आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। लकी, चलो तुम भी मेरे साथ आ रहे हो। जिजीविशा ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। लकी ना में जवाब दे पाया और ना ही हाँ में। वो बस जिजीविशा के साथ चलते हुए बाहर आ गया। उसने और एक बार पलटकर शहनाज को देखा और पाया कि उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ विराज के बदन पर टिकी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों के बीच ऐसा क्या चल रहा था। आखिर उसके मन में अपने ही जीजा के लिए इतना प्यार कैसे उमड़ आ सकता था। हालांकि लकी यही जानता था कि उसकी शादी तो शिरीन से होने वाली थी। ऐसे में शहनाज और उसके बीच तो कुछ नहीं हो सकता था। उसे लग रहा था कि शायद ज्यादा चोट लगने की वजह से वो इस तरह से विराज को देख रही थी। यही सब सोचते हुए लकी जिजीविशा और बाकी लोगों के साथ उस कमरे के बाहर आ गया। वो सब अब जयपुर में नदी के पास बने एक गेस्ट हाउस पर आ गए थे। जिजीविशा के कमरे में जब सब लोग अंदर आ गए तो विराज बार बार सौरभ से ये कह रहा था कि वो लकी और जिजीविशा को गिरफ्तार कर ले, लेकिन उसने उल्टा विराज को थप्पड़ लगा दिया। बाद में जैसे ही विराज को ये पता चला कि वो रानी साहिबा थी तो विराज उनके पैरों में गिर गया। लेकिन जिजीविशा भी उसे इतनी आसानी से तो छोड़ने वाली नहीं थी। उसने लकी के हाथ में चाबुक पकड़ा दिया और सबको कोड़े लगाने के लिए कह दिया। इसके बाद जिजीविशा और लकी वहां से निकल गए। लेकिन जिस तरह से शहनाज विराज को देख रही थी, ये देखकर लकी को अजीब सा महसूस होने लगा। इधर गेस्ट हाउस में आने के बाद में जिजीविशा के पति और राजा जी गेस्ट हाउस के दरवाजे पर काफी देर से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि पुलिस की गाड़ी में से उनकी बीवी बाहर आ रही थी तो वो उनकी तरफ भागी और अपनी भाषा में उनसे बोले, रानी साहिबा, आप कहाँ चली गई थी? आपको पता भी है कि मैं आपको कितना याद कर रहा था। वो उससे और भी बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जिस तरह राजा उनकी आंखों में देख रहे थे, उससे लोगों को समझ आ रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। वो उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भक्त किसी देवी को देख रहा हो। जब वो एक दूसरे से बात कर रहे थे तो उस राजा के देश से आए हुए लोग लकी की जांच पड़ताल कर रहे थे। लकी अपने आप में कुछ सोचे जा रहा था। राजा तो रानी को ऐसे देख रहा है जैसे उनकी पूरी दुनिया ही इनमें बसी है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये रानी से काफी प्यार करते हैं, लेकिन इधर रानी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये राजा से इतना प्यार करती है। इनकी आंखें तो काफी ठंडी नजर आ रही है। इधर राजा और रानी ने आपस में थोड़ी देर और बात की और उसके बाद में वो लकी को अपने साथ में लेकर गेस्ट हाउस के अंदर आ गई। उन्होंने राजा से कह दिया कि वो राजा के साथ में एक कमरे में नहीं रहना चाहती। कमरों की सफाई हो गई और बाद में जिजीविशा ने लकी को बुला लिया। तब तक लकी ने पूरा गेस्ट हाउस देख लिया था। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे के अंदर आया तो उसने रानी की तरफ देखा और कहा, मुझे लगा नहीं था कि आप रानी साहिबा हैं। इधर जिजीविशा भी अपनी खिड़की के पास कुर्सी लगाए बैठी थी।
और सामने नदी को देख रही थी। उसने उस तरफ देखते हुए कहा, परिणीता इन दिनों में आने वाली थी, मेरा काम हो जाने वाला था, लेकिन मुझे इन सब के बारे में बताना ठीक नहीं लगा। उसके बाद फिर से उसने झील की तरफ देखा और बोली, उस आदमी ने 20 साल पहले बहुत दुख दिया, उस चोट को मैं आज तक नहीं भूली। उसकी चोट की वजह से ही मैंने अपना घर छोड़ दिया और फिर मैं पूरे देश में इधर उधर घूमने लगी। मैं बस उस आदमी से बदला लेना चाहती थी। मैं इस दौरान ना ढेर सारे लड़के को डेट भी कर रही थी, उनके साथ मैं कई तरह की चालबाजी किया करती। मुझे उस आदमी से बहुत प्यार था। मैं पहले ही नजरों में उससे प्यार कर बैठी, लेकिन बाद में उसने मुझे धोखा दिया और मैं उसे जलाने के लिए ले गई और बाद में मर्दों के साथ घूमने लगी। मुझे लग रहा था कि अगर वो एक बार फिर से मेरी जिंदगी में आने के लिए हाँ कर देता ना, तो मैं शायद इस राजा को एक झटके में लात मारकर बाहर कर देती। जीजी विशा ने अपने बारे में ये नया राज खोलना शुरू किया। लकी भी इधर उसकी इस बात को सुनकर अचंभा हो रहा था। उसने आगे कहा, मैं घूमते हुए इस राजा के संपर्क में आ गई। मैंने सोचा, अच्छा है, राजा है, चलो इसी को फंसा लेते हैं। वो भी मुझे प्यार से देखते पागल हो गया था और मैं उसके साथ में होली। जब मैं उस धोखेबाज से मिलने के लिए गई थी, तब भी मैं उसे अपने साथ में ले गई। उस दौरान मैं राजा से ना बहुत प्यार से और बहुत ज्यादा प्यार से पेश आ रही थी, लेकिन उस चीज का उस आदमी के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। इसमें गलती मेरी भी थी। मुझे भी मालूम नहीं था कि तब तक उस आदमी के दिल में कोई इंसान आकर रहने लगा था और अब वो उसके अलावा और किसी के साथ नहीं रहना चाहता। उसके दिल में अब मेरे लिए और कुछ बाकी नहीं रह गया। बाद में वो हमारे देश के जंगलों में जाकर छुप गया। मुझे नहीं पता था कि वो जंगल में कहाँ छुपा था, इसलिए मैं उससे मिलने भी नहीं जा सकती थी। बस उसके बाद में मैंने उस आदमी को आज तक देखा नहीं, ना ही मुझे अब उस आदमी को जलाने के लिए किसी नए आदमी को फंसाने की जरूरत पड़ती है। मैं तब से इस राजा के साथ हूँ। ये भी अभी कुछ साल पहले ही राजा बना और मैं इसकी रानी। लकी ये कहानी सुनकर हैरान रह गया। उससे एक बार के लिए तो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उसने जीजी विषय की तरफ देखा और कहा, अच्छा रानी साहिबा, ये बताएं कि वो आदमी था कौन जिसने आपका दिल तोड़ा, जिसके बारे में आप बात कर रही हैं? क्या उसी आदमी की वजह से आप मेरी सासू माँ को मारना चाहती हैं? लकी उससे और भी बहुत सारे सवाल करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही जीजी विषय अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, ठीक है, तो अब तुम चाहो तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने पहले ही उससे लाल धागे का इस्तेमाल करते हुए परिणीता को यहाँ आने के लिए कह दिया है। हो सकता है वो जल्द से यहाँ भी आ जाए। अगर तुमको उसके हाथों मरना नहीं है तो तुम अभी से कुंग फू की प्रैक्टिस शुरू कर दो। लकी ने भी इस बात पर हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर प्रैक्टिस शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच में सच में कोई लड़ाई होने वाली थी। चाहे कैसी भी लड़ाई होती, वो कितनी भी बड़ी होती, लेकिन लकी उनमें से किसी को भी मरने नहीं देने वाला था। वो सबसे पहले अपने मन को शांत करने की टेक्निक के बारे में सोच रहा था। पिछले 2 से 3 दिनों से लकी वही गेस्ट हाउस में रह रहा था और अपने काम में लगा हुआ था। जीजी विशा उससे फिर से बहुत कुछ सिखा रही थी। पिछले 2-3 दिनों से लकी वहां गेस्ट हाउस में रह रहा था और अपने काम में लगा हुआ था। जीजी विशा ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। वही गेस्ट हाउस के अंदर एक बहुत बड़ा आंगन बना हुआ था, उसमें बैठकर नदी को देखा जा सकता था। लकी ने देखा कि वहां पर राजा अक्सर रानी के साथ आकर टहलने लगते थे। उसे देखकर और उसके हाव भाव देखकर ऐसा लगता कि वो जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन फिर ना जाने की उसे देर पर देर हुई जा रही थी। चौथे दिन की सुबह भी लकी और जीजी विशा अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक से उन दोनों ने किसी की आवाज सुनी, चुड़ैल, साड़ी चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आने की? लकी उसकी आवाज सुनते ही हैरान हो गया। उसे एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि आवाज जीजी विशा ने ही निकाली थी। वो अपनी आवाज को बदल भी लेती थी, लेकिन अभी तो वो वहां पर ही खड़ा था और आवाज दूर से आ रही थी। ऐसे में लकी बीच में रुक गया और उसने पीछे की तरफ देखते हुए कहा, सासू माँ यहाँ पर आ रही है क्या? साली, पिछले बार तुझे जो घाव दिए थे वो भर गए क्या? जो फिर से यहाँ पर नए घाव लेने के लिए आ गई है? भूल गई क्या मैंने पिछले बार क्या किया था तेरे साथ? ठीक इसी वक्त आंगन की दीवार पर एक लाल रंग की छाया उभर आई। वो फिर जीजी विशा की तरफ बढ़ी चली आ रही थी, जैसे कोई तोप का गोला उसके ऊपर दाग दिया गया हो। जीजी विशा ने भी अपनी आंखों को तान लिया और वो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर रही थी। वो सीधी तन कर उनके सामने खड़ी हो गई। उसने तुरंत उस लाल परछाई की तरफ अपनी हथेली उठा दी और जैसे ही वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, इतने में वो गायब हो गई। वो लाल परछाई दूसरी दिशा में दिखाई देने लगी और फिर नीचे गिर गई। अब जाकर आखिरकार उस इंसान का शरीर सामने आया जो उस लाल परछाई के पीछे था। उसकी आंख सुर्ख लाल और चमक रही थी। इसके अलावा वो काफी सुंदर नजर आ रही थी और उसने 2 चोटी बना रखी थी। वो और कोई नहीं बल्कि लकी की सासू माँ ही थी। जैसे ही लकी ने अपनी सासू माँ को देखा तो वो भी काफी अच्छा महसूस करने लगा। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो फिर से दिल्ली आ गया। वो काफी खुश दिखाई दे रहा था और वो हमारी खुशी से जोर से चिल्लाया, सासू माँ। सासू माँ भी लकी को देखकर हंसने लगी और उसने कहा, तुम दिल्ली से मुझसे बिना पूछे एक तो भाग आए, ऊपर से बेईमानी करके इस चुड़ैल के सामने खड़े हो, साथ खड़े हो इसके। अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगी आज की आखिर सासू माँ के खिलाफ जाने का क्या नतीजा होता है। लकी ये देखकर हैरान रह गया और उसने कहा, सासू माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने दिल्ली इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम था। और हाँ, और सासू माँ और जीजी विशा जी, मैं आप दोनों से ये बात कह देना चाहता हूँ कि आप दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मैं आप दोनों से ये प्रार्थना करता हूँ, मैं आप दोनों को ऐसा लड़ते हुए नहीं देख सकता। इतने में वहां एक लड़की आई और वो सीधा लकी की सासू माँ के पास आकर बोली, माँ आप चिंता मत करें, हमने चारों तरफ पुलिस को अच्छे से घेर लिया है। पुलिस भी यहाँ पर नहीं आ सकती, ऐसा जब्ता किया हुआ है। हमने यहाँ के 10 लोगों को भी ढेर कर दिया है। अब आप ऐसे में इन्हें आराम से मार सकती हैं। शाबाश, परिणीता ने उसे देखते हुए कहा। तभी गेट पर से 2 और लोग अंदर की तरफ आने लगे। उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ बदल गया था और वो तुरंत उसे भागते हुए देखने के लिए आए थे।
जैसे ही उन्होंने लकी की सासू माँ को वहां देखा तो वो गुस्से में बोले, कौन हो तुम और तुम्हारी यहाँ की रानी साहिबा के सामने आकर ऐसे खड़े होने की हिम्मत कैसे हो गई? चुपचाप बाहर निकलो यहाँ से। उन तीनों लड़कियों में से जो सासू माँ के पास खड़ी थी उसने बैगनी रंग के कपड़े पहने हुए थे और उस लड़की ने कहा, अच्छा सासू माँ को बाहर निकालेगा? वैसे तुम दोनों क्या बाथरूम गए हुए थे? क्योंकि जब मैं लोगों को ढेर कर रही थी तब तो तुम नजर नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, अब ये काम फिर से कर देती हूँ। उसने इतना भर कहा और फिर उठते हुए उन दोनों के पास आ गई। जोर से दोनों के सिर पे अपना हाथ मारा। वो दोनों एक ही वार में ढेर हो गए और नीचे जमीन पर जा गिरे। लकी ये देखते ही दंग रह गया। लकी इतना तो समझ गया था कि वो तीनों लड़कियां सासू माँ के बारे में इसी तरह की कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं थी। जब वो खुद इतनी ताकतवर थी तो सासू माँ क्या होगी, ये सोचकर लकी की तो हालत खराब हुई जा रही थी। जीजी विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, परिणीता दीदी, आपको नहीं लगता कि आपने यहाँ आकर गलती कर दी? चलो आप तो यहाँ पर आई तो आई, लेकिन अपने साथ इस तरह की लड़कियां को लेकर क्यों आई? इन्हें यहाँ आकर आखिरकार आप साबित क्या करना चाहती हो? लोगों ने जरा सा आपके बारे में कुछ बोला नहीं और इन्होंने मार डाला। आखिर कब सुधरोगी आप? दरअसल लकी की सासू माँ ने अपना एक संगठन भी बना लिया था। इसमें इस तरह की लड़कियां आती थी। इनमें अभी 3 जवान लड़कियां आई हुई थी। उनका नाम था शीना, रीना और टीना। एक और थी मीना, लेकिन वो अभी तक वहां पर आई नहीं थी। उन चारों को साथ में नगीना बुलाया जाता था। मैं तुझे यहाँ सिर्फ मरते हुए देखने के लिए आई हूँ। वैसे ये आदमी कौन है? उनमें से एक लड़की ने कहा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई इतने में चौथी लड़की वहां दाखिल हो गई। उसका नाम मीना था। उसने एक लड़की को उसके बालों से पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर ढेर सारे गड्ढे हो रहे थे और वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि कुमारी थी। लकी उसे देखकर हैरान रह गया। कुमारी? लकी ने कहा। लकी और जीजी विशा ने अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। वो लोग अक्सर झील के किनारे पर ही प्रैक्टिस किया करते और एक दिन जब वो लोग प्रैक्टिस कर ही रहे थे उस दिन उन्हें लकी की सासू माँ की आवाज आ गई। लकी ने देखा कि वो सिर्फ अकेली नहीं आई बल्कि अपने साथ में 3 और लड़कियों को लेकर आई थी। जीजी विशा और उन लोगों के बीच में बहस होने लगी और इसी बीच वहां पर एक चौथी लड़की आ गई जिसने बहुत ही बदसूरत लड़की को पकड़ा हुआ था। जैसे ही लकी ने उस लड़की को देखा तो उसका दिमाग घूम गया। वो लड़की कुमारी थी। कुमारी? लकी ने हैरानी से कहा। इधर पास में खड़ी जीजी विशा भी उसका नाम सुनकर थोड़ा सा तो हिल गई। सासू माँ ने लकी की तरफ देखा और कहा, मैं गली दिल्ली से यहाँ जयपुर आई थी और मैंने देखा कि ये लड़की चौराहे पर सैंडविच बेच रही थी। मुझे एक बार के लिए लगा कि ये तो वही लड़की है जिसे तुम अपने साथ में लेकर आई थी जब तुम मुझे मारने वाली थी, लेकिन ये तो वो नहीं थी। तुम और वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे ना? क्या हो अगर मैं यहाँ तुम्हारे सामने ही से मार डालूं तो? इसके बाद उसकी सासू माँ ने कुमारी की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। कुमारी की सांसें फूलने लगी। उसकी आवाज निकलनी बंद हो गई और अब उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसको मार देने से मेरा दिमाग खराब हो जाएगा? इस तरह की हरकतों से ना मेरे दिमाग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं इतनी भी सीधी नहीं हूँ जितनी आप समझ रही हो। ये सिर्फ एक नौकरानी है और जिसे मैं अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन आपको घायल करने के बाद ये मेरे पास से ही भागी थी। ऐसी लड़की को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। जीजी विशा ने मुस्कुराते हुए कहा, साली चुड़ैल, पिछले बार तो तू मेरे हाथ से मरते मरते रह गई, लेकिन इस बार ना तू जिंदा नहीं बचेगी। एक और चुड़ैल ने अपनी सांस भरी और फिर जीजी विशा को मारने के लिए भागने लगी। तुम्हें क्या लगता है मैं भी तुम्हें इस बार छोड़ने वाली हूँ? बिल्कुल नहीं। आज अगर मैंने तुम्हारी सांसें नहीं तोड़ दी ना तो मेरा नाम भी जीजी विशा नहीं। इसके बाद तो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। ना परिणीता को इस चीज से डर लग रहा था और न ही जीजी विशा को। जीजी विशा के पास में बहुत ही बारीक धागे थे जो चाकू जैसे थे और न ही जीजी विशा को इस बात का डर था कि परिणीता के पास ढेर सारे ब्लेड्स थे। लकी ने पलक झपकते ही देखा कि दोनों की एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई। दीवार पर लाल और सफेद रंग की परछाई पड़ने लगी और एक दूसरे में उलझती हुई नजर आने लगी। वो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे थे और दूर जा रहे थे। वो लड़ते जा रहे थे और बहुत अलग अलग तरह की आवाजें आ रही थी। लकी ने गहरी सांस ली और फिर अपना सिर पकड़ लिया। उसने देखा कि ये दोनों ही दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाकी थी। उन दोनों को लड़ते हुए देखने में फिल्म देखने से भी ज्यादा रोमांच नजर आ रहा था। लकी ने देखा कि वो दोनों बस लड़े जा रहे थे, थकने का तो नाम ही नहीं ले रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे को पूरी टक्कर दे रहे थे। फिर इतने में लकी का ध्यान तुरंत कुमारी की तरफ गया। वो 4 लड़कियां जो सासू माँ के साथ आई थी वो चारों भी कुमारी को ही देख रही थी। कुमारी उनके हाथ से बचती हुई लकी को नजर नहीं आ रही थी। चारों लड़कियां बस उसे ही देखे जा रही थी। अब सासू माँ जीजी विशा से लड़ने के चक्कर में ये बात भूल गई कि कुमारी को वो मारने वाली थी। सालियों, इधर आने की सोच भी मत लेना, टांगे तोड़ दूंगी, कुमारी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रीना ने कहा, साली ये लड़की मुझे लगता है जीजी विशा के साथी वाली है। चलो सबसे पहले इसको निपटाते हैं। अगर हमने इसे खत्म कर दिया तो गुरु माँ ना हमसे खुश हो जाएंगी। रीना मीना पकड़ो इसे। जैसे ही वो चारों उसकी तरफ बढ़ने लगी इतने में लकी उनके बीच आकर खड़ा हो गया। उसने कुमारी को अपने पीछे छिपा लिया। अबे ओए, तुझे हमारे बीच आने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से चला जाए यहाँ से, रीना ने कहा। लकी तुम जाओ यहाँ से,
कुमारी को भी उसकी चिंता हो रही थी। वो भी नहीं चाहती थी कि लकी उसकी वजह से मुसीबत में आ जाए। अरे देखो बहन, उसको छोड़ो, पहले इसको पकड़। ये साला भी तो जीजी विशा के साथ ही है। अगर हम इसको खत्म कर देंगे तो जीजी विशा की आधी ताकत तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। मीना मीना, तुम इस लड़की को देखो, मैं इस लड़की से निपटती हूँ। इसके साथ ही उन लड़कियों ने लकी और कुमारी की तरफ भागना शुरू कर दिया। भले ही वो सब लड़कियां उम्र में बहुत कम थी और लकी से बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी वो काफी वक्त से आश्रम में रहती थी और उन सबको लड़ना परिणीता नहीं सिखाया था। ऐसे में वो लकी को बहुत आराम से हरा सकती थी, लेकिन लकी भी इतनी प्रैक्टिस कर चुका था कि वो आराम से उनका वार रोक सके। उसने एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनका सारा अटैक रोक दिया। बाकी लड़कियां अभी तक लकी को सिर्फ एक सीधा सा आदमी समझ रही थी। उन्होंने कभी इस चीज की उम्मीद नहीं की कि लकी उनके अटैक को रोक लेगा। वो तीनों ही अब लकी के पास में आने लगी और उन्होंने उसे पूरी तरीके से खेल लिया। मीना को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम कहां से ये सब सीख रहे हो? तुम हमारे जैसे मार्शल आर्ट्स कैसे कर सकते हो? मुझे ये सब जीजी विशा ने सिखाया है। मुझे लगता है कि सासू माँ जीजी विशा की भी गुरु है। हो सकता है कि इन दोनों ने एक ही जगह से मार्शल आर्ट सीखी हो, लेकिन इनके अलावा मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। क्या प्लीज इन सब में मेरी दोस्त को शामिल नहीं करेंगी? प्लीज उसे छोड़ दीजिए, उसका इस सब से कोई लेना देना है नहीं, वो मासूम है। लकी उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीना तो उसकी बात सुनने वाली नहीं थी। उसने तो अपनी बाकी दो साथियों को देखा और बोली, चलो इन दोनों से साथ में निपटते हैं। इतने में फिर से तीनों ही लड़कियां लकी के ऊपर हमला करने लगी। वो लकी के ऊपर हमले पर हमला किए जा रही थी। लकी ने भी उनसे बचने के लिए पूरी जान झोंक दी। जिस तरह से वो लकी के ऊपर वार कर रहे थे, उससे लकी समझ चुका था कि उनका अगला वार क्या होने वाला था। लकी उनके वारों को समझ चुका था और फिर अपनी तरफ से उस हिसाब से लड़ने लगा। वो उनके ऊपर जल्दी जल्दी हमला किए जा रहा था। इसी वजह से मीना को लगा कि उसे कुछ अलग करना चाहिए था और उसने लकी का सीधा हाथ पकड़ने की कोशिश की। लकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे उसी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। वो घूमकर पीछे की तरफ गिर गई। इसी तरह से लकी ने बाकी की लड़कियों को भी गिरा दिया। तीनों की तीनों लड़कियां नीचे जा गिरी। ये सब देख करीना घबरा गई। वो लकी के ऊपर वार करने के लिए आ तो रही थी, लेकिन उससे पहले ही उसे लकी से डर लगने लगा। लेकिन इतने में कुमारी खुद लकी के आगे आ गई और उसने अपने सिर से रीना के ऊपर वार कर दिया। उस झटके से खुद वो नीचे गिर गई। लकी ने कुमारी का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे अपने साथ खींचकर दूसरे कोने में ले गया। फिर वो एक कोने में जाकर छुप गया। कुमारी ने खुशी के साथ लकी की तरफ देखा और कहा, अरे लकी महाराज, कहाँ चले गए थे तुम? कितने दिनों से नजर नहीं आए और तुम इतना सब कब सीख गए? इतना लड़ना कहां से सीखा और ये रानी कहां से तुम्हारी जिंदगी में आ गई भाई? लकी ने उसकी तरफ देखा और कहा, अरे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है, मैं अभी तुम्हें ये कहानी नहीं सुना सकता। अगर मैं अभी ये सुनाने लगा ना, दोनों ही मर जाएंगे। मैं बाद में सब कुछ बताऊंगा आराम से कि ये सब कैसे हुआ, मैं यहाँ कैसे आया। वैसे तुम तो उनके साथ में इसी वजह से आई होगी ना कि तुम उसकी भाषा बोल लेती हो। ठीक इसी वक्त जब लकी और वो आपस में बात कर रहे थे, तब पीछे से किसी के पैरों की आवाज आई। वो पैर उन्हीं की दिशा में बढ़े जा रहे थे। इतने में लकी ने देखा कि राजा वहां अपने सिपाहियों के साथ आ गया था। उसने देखा कि वहां पर झील के किनारे दो औरतें लड़ाई कर रही थी। उनमें से एक खुद उसकी बीबी ही थी। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर वो पूरी तरीके से घबरा गया और जीजी विशा को आवाज देकर बुलाने लगा। लेकिन इतने में उसने एक तमाशे की आवाज सुनी और जीजी विशा झील के किनारे नीचे जमीन पर जा गिरी। राजा भागते हुए अपनी रानी के पास चला गया, लेकिन इतने में जीजी विशा ने उसे इशारे से मतलब समझा दिया। जीजी विशा ये कहना चाहती थी कि अगर वो उसके पास आया तो परिणीता उसे मार सकती थी। राजा ने देखा कि परिणीता उसे गुस्से से देख रही थी और उसने अपनी जीभ को बाहर निकाल लिया। राजा एक औरत के हाथों मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो जहां खड़ा था वहीं रुक गया और वो बस घबराते हुए उसे देख रहा था। साली, बहुत अच्छा माल फंसाया तूने भी, लेकिन तुझे मालूम भी है कि तू इस आदमी के लायक नहीं है और इस कार्तिक के तो तू बिल्कुल लायक नहीं है जिसके लिए तूने इसे फंसाया है, परिणीता ने कहा और फिर जीजी विशा के गाल पर एक तमाचा चढ़ दिया। जीजी विशा ने अपना गाल बचाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठा लिया। इसके बाद उसने हिस की आवाज निकाली और मुंह से खून की उल्टी करते हुए वो 1 मीटर पीछे चली गई। लकी और कुमारी इतने में जीजी विशा के पास आकर खड़े हो गए। उन्हें उनकी चिंता हो रही थी। कुमारी ने जब जीजी विशा को इस हाल में देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो रोते हुए अपनी रानी के पास बैठी और बोली, रानी साहिबा, रानी साहिबा। इतने में जीजी विशा ने कुमारी के सिर पे हाथ फेरा और बोली, अरे रो मत मेरी बच्ची, मैं ठीक हूँ, तुझे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। इतने में लकी को गुस्सा आ गया। उसने अपनी सासू माँ की तरफ देखा और गुस्से में बोला, सासू माँ, ये आपसे छोटी है, आपकी बहन जैसी है और फिर भी आप इनके साथ ऐसा कर रही हैं। इतना कौन मारता है? इतने जोर से कौन मारता है? आपके अंदर जरा भी दया नहीं है क्या? ये सुनते ही परिणीता को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अच्छा तुम्हें ये नजर आ रही है और मैं नजर नहीं आ रही? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसको छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी और ये मुझे छोड़ देगी? ये मसल कर रख देगी मुझे। अब जब इसे ही मेरे ऊपर दया नहीं आई तो मैं उसके ऊपर दया क्यों दिखाऊं? लकी ने ये सिर्फ देखा कि उसकी सासू माँ ने जीजी विशा को मारा था, बस उसे दया आ गई। जैसे उसने देखा कि जीजी विशा के मुंह से खून आना शुरू हो गया तो उसे रानी साहिबा पर बहुत दया आई। उसे याद है कि उन दोनों के बीच में जो दुश्मनी थी वो कार्तिक नाम के एक आदमी की वजह से थी, लेकिन लकी को यह मालूम नहीं था कि इन दोनों के बीच की कहानी क्या थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आखिर इन दोनों के बीच उस लड़की की वजह से ऐसा क्या हो गया जो दोनों एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो गए। लकी को फिर लगा कि अब इस लड़ाई को रोकना चाहिए था, इसलिए उसने कहा, सासू माँ, मैंने तो ये सुना है कि आपने कार्तिक से इनको दूर कर दिया था, इस वजह से आपके और इनके बीच लड़ाई हो गई। अब ऐसे में गलती आपकी है, आपको इनको कार्तिक से दूर नहीं करना चाहिए था। लकी ने कहा, हालांकि उसे भी मालूम नहीं था कि असली कारण था तो क्या था, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला
ताकि उसकी सासू माँ खुद उनके सामने सच उगल दे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में उसकी सासू माँ उसके सामने सच बोल देती, या फिर लकी मुंह की खाकर रह जाता? क्या वो जीजी विशा को बचा पाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें